अस्सलाम वालेकुम के नावल्स पर आप सबको वेलकम। एक खूबसूरत नावल के साथ हाजिर हैं जिसका नाम है बस यूं ही दिल ने सोचा था। नावल की राइटर हैं निगत सीमा। चलें नावल की जानिब बढ़ते हैं। ज़िंदगी भी कभी कभी इंसान के साथ अजीब मजाक करती है और रोशीना के साथ भी ज़िंदगी ने अजीब मजाक किया था। ज़िंदगी गुजारने का उसका सारा का सारा फ़लसफ़ा धरा का धरा रह गया था। ज़िंदगी गुजारने का जो लाया अमल उसने बनाया था उसकी धज्जियाँ उड़ गई थीं और वो हैरान व परेशान सोचती रह गई थी कि उसकी सोच गलत थी या फिर तकदीर ने उसके साथ मजाक किया था। शऊर की आंख खुलते ही उसने अपनी चारों भाभियों को लड़ते झगड़ते साजिशें करते और ससुराल वालों से नफरत करते देखा था। बड़ी भाभी की जुबान पर हरदम अंगारे धरे रहते, ऐसे ताक ताक कर निशाने लगाती कि बड़ी आपा और छोटी आपा की आंखें झरझर आंसू बहाती। अम्मा सदमे से निढाल बड़ी भाभी को बेबसी से देखती। ज़रा सी बात पर वो आस्तीनें चढ़ाकर मैदान में आ जाती और फिर उनकी ज़ुबान से ऐसे ऐसे अल्फाज बरामद होते कि छोटी आपा के ख्याल के मुताबिक एक अच्छी खासी लुग़त तैयार हो सकती थी। दरअसल ये इल्म की कमी है, वरना बानो दिल की बुरी नहीं है। अब्बा जैसे अपने साथ साथ इन्हें भी तसल्ली देते कि बड़ी भाभी सरासर उनकी पसंद थी। उन्होंने ना अम्मा से मशवरा किया था और ना बड़े भैया से पूछा था, और एक अजीज़ दोस्त के कहने पर अपने आला तालीम याफ्ता बेटे को उनकी अनपढ़ बेटी से मंसूब कर दिया था। अम्मा ने दबा दबा सा एहतजाज किया था, अपने बेटे की तालीम का एहसास दिलाया था, लेकिन अब्बा तो सदा के डिक्टेटर थे। उन्होंने अम्मा के एहतजाज पर गौर किया था और ना बड़े भैया के उतरे उतरे चेहरे को देखा था। और यूं बड़ी भाभी इस आंगन में उतर आई थीं जहाँ रहने वालों की ऊंची आवाज़ कभी किसी ने नहीं सुनी थी। अब अक्सर बड़ी भाभी की चीखती आवाज़ पूरे मोहल्ले में गूंजती थी। और यही नहीं, ज़रा सी बात पर बड़ी भाभी ना सिर्फ खुद हंगामा करती बल्कि अपनी मदद के लिए अपने ख़ानदान वालों को भी बुला लेती। इस मकसद के लिए इन्होंने अहले मोहल्ला से अपने रवाबित खासे अच्छे रखे हुए थे और किसी न किसी की औलाद ऐसे नाजुक वक्त में इनके काम आ जाती और फिर देखते ही देखते बड़ा सारा सहन उनके अजीज़ों रिश्तेदारों से भर जाता। जहालत इस ख़ानदान में कूट कूट कर भरी हुई थी। गोरी रंगतों और अपनी दौलत पर फ़ख्र करने वाले बड़ी भाभी के ख़ानदान के दो तीन मर्द भी बाज़ औक़ात किसी इमरजेंसी कमक की सूरत में अपने ख़ानदान की ख़वातीन के हमरा जूते घसीटते आ जाते और फिर जो एक तरफ़ा जंग छिड़ती उसका तमाशा अहले मोहल्ला अपनी छतों पर खड़े होकर देखते। बड़ी भाभी और उनकी आपा जान ज़मीन पर जूता मार मार कर चीखती, अरे तू होती कौन है कुछ कहने वाली? बेटा मेरा, मैं उसे मारूं या प्यार करूं? मेरे शौहर की कमाई खाने के लिए बैठी है, तुझे तो मौत भी नहीं आती। और अम्मा उस लम्हे को पछताती जब उन्होंने बड़ी भाभी को टोका था कि वो मासूम रोफ़ी को इतनी बेदर्दी से ना मारें, बच्चे आखिर कपड़े ख़राब करते ही हैं। ऐसे ऐसे कोसने दिए जाते कि अम्मा सहम कर कमरे में बंद हो जाती और वो अम्मा के घुटने से लगी इस नागहानी हमले को हैरानी से देखती। बड़ी आपा और छोटी आपा कोनों खुदरों में छुप कर रोती और ये लफ्ज़ों के तीर उस वक्त तक चलते रहते जब तक बड़ी भाभी और उनके हिमायतियों की आवाज़ें बैठ न जातीं। फिर जवाबी कार्रवाई न होने पर मायूस होकर बड़ी भाभी के हिमायती एक एक करके रुखसत हो जाते और उनके साथ ही भाभी भी अपना बैग संभालती मैके सुधार जाती और उस वक्त तक मैके में रहती जब तक बड़े भैया वीकेंड पर ना आ जाते। बहरहाल कुछ भी हो, बड़ी भाभी के मैके वालों में एक खूबी है, छोटी आपा हमेशा तबसरा करती, यानी इत्तेहाद। भाई इतना इत्तेहाद अगर मुसलमानों में हो तो कोई वजह नहीं कि मुसलमान पूरी दुनिया पर हुकूमत न करें। पाकिस्तानियों को चाहिए कि वो बड़ी भाभी के मैके वालों से इत्तेहाद का सबक सीखें। इकबाल की सदाओं का तो कोई असर नहीं लेता, क्या खबर बड़ी भाभी के मैके वालों से ही कुछ सीख लें। कितनी शदीद नाराज़गियाँ भी होती, लेकिन झगड़े के वक्त सब इकट्ठे हो जाते थे। 4 दिन पहले सुनते कि ताई हलीमा से बड़ी भाभी की वालदा का खूब ज़बरदस्त मार्का हुआ है, मरना जीना ख़त्म हो गया है। लेकिन जूँ ही बड़ी भाभी का हरकारा पहुंचता, ताई हलीमा मैं अपनी बहुओं और बेटियों के बड़ी भाभी की वालदा और बहनों के साथ आंगन में आ मौजूद होती। भाई कमाल का इत्तेहाद है, बड़ी आपा भी दाद देती। हमारे ख़ानदान में ये इत्तेहाद मफकूद है। ये पड़ोस में बड़ी अम्मा हैं, लेकिन मजाल है जो अम्मा की कमक को आ जाए। तब एक दिन ऐसे ही एक मार्के पर जब जंग अजीम ज़ोरों पर थी, अम्मा साकित बैठी थीं और बड़ी भाभी के रिश्तेदारों से सहन भरा हुआ था। बात सिर्फ इतनी हुई थी कि बड़े भैया ने कराची से किसी के हाथ कुछ कपड़े भेजे थे और बदकिस्मती से वो कपड़े बड़ी भाभी के हाथ लग गए और बड़ी भाभी ने आराम से 6 सूट अपने पास रखकर एक सूट अम्मा के हाथ में दे दिया। लेकिन फारूक का तो फ़ोन आया था कि उसने 7 सूट भिजवाए हैं और ये सूट दरअसल छोटी खाला ने मंगवाए थे। जब बड़े भैया कराची जा रहे थे तो इन्होंने इन्हें पैसे दिए थे कि वहाँ से ये 7 सूट भिजवा देना, क्योंकि उनकी बेटी की मंगनी की तकरीब होने वाली थी और ये सूट उसके ससुराल वालों को दिए जाने थे। पहले तो बड़ी भाभी साफ मुकर गईं,
फिर डट गईं कि मैं तो 1 मीटर भी न दूं। मेरे शौहर ने भेजे हैं। अम्मा लाख कह रही थी कि भाई राफिया ने अपने पैसे देकर मंगवाए हैं, लेकिन वो भाभी ही क्या जो बात सुन लेती। वो चुपके से जाकर बड़ी अम्मा और छोटी खाला को बुला लाई। बड़ी अम्मा पहले तो मुखालिफ फौज की तादाद देखकर घबरा गई। 3-4 बार ऊंची आवाज़ में लाहौल पड़ा। फिर अम्मा की मदद को आईं, लेकिन 2-3 जुमले बोलकर ही उनकी हिम्मत जवाब दे गई और वो मज़े से जानमाज़ लेकर उस कमरे में चली गई जहाँ बड़ी आपा और छोटी आपा हस्बे मामूल ज़ोरों शोर से रो रही थीं। बड़ी अम्मा उन्हें डांट कर नमाज़ पढ़ने लगी और बाद नमाज खुशू व खुजू से दुआ मांगने लगी कि खुदाया इन जहाँ के ज़ालिमों से बचा। और छोटी खाला तो थी ही हमेशा की चापलूस। बजाय अम्मा की मदद करने के बड़ी भाभी की दिलजोई करने लगी। चलो छोड़ो, गुस्सा थूक दो। जहाँ 2 बर्तन होते हैं वहाँ ठन ठन तो होती ही है। और अपने मिशन में बुरी तरह नाकाम होकर उसने सोचा, आपा सही कहती हैं, उनके ख़ानदान में इत्तेहाद मफ़कूद है। बड़ी भाभी के ये झगड़े बड़े भैया की अचानक मौत तक जारी रहे। अलबत्ता उनके कराची चले जाने से इनमें कमी वाक़या हो गई। लेकिन जब भी बड़े भैया ईद करने या यूं ही साल 2 साल बाद अम्मा से मिलने आते, बड़ी भाभी इन झगड़ों की सालगिरह ज़रूर मनाया करती। बड़ी भाभी के कराची जाने से घर जो उनकी वजह से जहन्नुम बना हुआ था पुरसुकून हो गया था, लेकिन बड़े भैया का सुकून ज़रूर उठ गया था। 2 बार इन्होंने खुदकुशी की कोशिश की और कोई 10 बार इन्हें तलाक देना चाहिए, लेकिन हर बार अम्मा ने अपनी कसम देकर उन्हें रोक दिया। बड़ी भाभी की पीआरबी बड़ी ज़बरदस्त थी। वो खुद तो कराची में थीं, लेकिन उनकी बहनें और अम्मा उनकी नुमाइंदगी बहुत अच्छी तरह करती थीं। अम्मा जब कभी बाहर निकलती किसी गमी शादी में, तो पता चलता कि इनके मैके वाले पूरी बिरादरी में क्या क्या कहते फिर रहे हैं। बेचारी की किस्मत ही फूट गई कि इन भूखे नंगे लोगों में बानों को दे दिया है। अरे उनके घर में तो पानी पीने का गिलास भी नहीं। हमारी बानों पर तो जो जुल्म हो रहे हैं बयान से बाहर हैं। गर्म अंगारों पर चल रही है, काम करते करते हाथ घिस गए हैं, वगैरह वगैरह। अम्मा घर लौटती तो बड़ी आपा को बताती, लो हमारे किचन में तो इस वक्त भी 2 दर्जन से ज़्यादा ग्लास इस्तेमाल में हैं और मासी हफ्ते में 2 ग्लास ज़रूर तोड़ती है। अम्मा से ज़्यादा अब्बा को बर्तनों का खप था। ज़रूरत से ज़्यादा बर्तन किचन में ज़ेरे इस्तेमाल रहते, वो फ़ौरन तबसरा करती। और बड़ी भाभी सैकड़ों मील दूर कराची में है, हम भला कहाँ जुल्म कर रहे हैं। और फिर घर में काम करने के लिए मासी शानो है। बर्तन कपड़े सफाइयाँ वो करती है और खाना अम्मा खुद पकाती हैं। बड़ी भाभी तो जब तक रहीं सिवाय लड़ने और चारपाइयाँ तोड़ने के और कुछ नहीं किया। उसे हैरत होती थी कि बड़ी भाभी और उनके मैके वाले आखिर इतने बड़े बड़े झूठ क्यों बोलते हैं, आखिर इससे उनको क्या फ़ायदा होता है। लेकिन इसकी समझ में नहीं आता था। कई बार वो आपा से भी उलझ पड़ी थी, बड़ी आपा आखिर क्यों, ये बड़ी भाभी इतना झूठ क्यों बोलती हैं। पता नहीं, शायद माहौल और तरबियत का असर है। शायद बचपन से बड़ा होने तक इन्हें इन रिश्तों से नफरत करना ही सिखाया गया है। बड़ी भाभी ने जो नमूना पेश किया था, इससे खौफजदा होकर छोटे भैया ने शादी ना करने का ऐलान कर दिया था। हरगिज़ नहीं, इस ज़िंदगी से मैं बैचलर ही भला। लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। बिला आखिर इन्हें शादी करना ही पड़ी। छोटी भाभी बड़ी भाभी की तरह लड़ाई झगड़ा तो ना करती थी और ना ही अपने अजीज़ों को मदद के लिए बुलाती थी। यूं भी अम्मा ने साबका तजुर्बे के पेश नज़र शादी के 15 दिन बाद ही उन्हें छोटे भैया के साथ सखर रवाना कर दिया था, जहां वो जॉब करते थे। फिर भी छोटी भाभी को ससुराल वालों से बड़ी शिकायतें थीं, जो वक्तन फ़वक्तन उनके अजीज़ों की ज़ुबान से पता चलती रहती थीं। यानी ससुराल में न रहने के बावजूद उन्हें इस बात का एहसास शिद्दत से था कि उनके साथ जुल्म हुआ है और बड़ी भाभी की तरह उनकी भी किस्मत फूट गई है, जो इन्हें इतना जालिम ससुराल मिला है। घनी है, छोटी खाला की राय थी, सामने फूल झड़ते हैं और पीठ पीछे अंगारे गिरते हैं। तालीम की कमी और जहालत, अब्बा का अब भी यही ख्याल था। बड़े भैया की नाकाम अज़दवाजी ज़िंदगी और बड़ी भाभी के वतीरे देखकर इन्होंने छोटी भाभी के इंतखाब में कतन कोई हिस्सा नहीं लिया था, बल्कि साफ साफ मामला अम्मा की पसंद पर छोड़ दिया था। लेकिन अम्मा बेचारी भी मात खा गई थी। सो राजी और शिबली भैया की शादियों का मसला इस तरह हल किया गया कि उन्हें अम्मा ने खुली छूट दे दी कि भाई लड़की पसंद करो और हमें बता दो। सो उनकी भी शादियां हो गई। राजी भैया को शादी के फ़ौरन बाद हायर स्टडी के लिए बाहर जाना पड़ा, तो अम्मा परेशान हो गई। और दुल्हन क्या, दुल्हन को तुम यहाँ ही छोड़ जाओगे। शायद अम्मा की आंखों के सामने वो खौफनाक लड़ाइयाँ आ गई थीं, जो बड़ी भाभी के यहाँ क़याम के दौरान ज़हूर पजीर हुई थीं। जाहिर है अम्मा, मैं पढ़ने जा रहा हूँ, इसे कैसे ले जा सकता हूँ। मगर बेटा, लड़कियाँ ससुराल में रहना पसंद नहीं करती। प्लीज़ अम्मा, 2 साल की तो बात है। फिर मैंने इफ़ी से बात कर ली है और इफ़ी तो अम्मा बहुत सादा दिल मोहब्बत करने वाली लड़की है। वो बड़ी भाभी की तरह नहीं है, वो आपकी खिदमत करेगी। यूं भी बड़ी और छोटी भाभी की तरह अनपढ़ नहीं, एफए पास है, फिर गरीब घर की बेटी है, मीठी मिठाई खिदमत गुजार।
दरअसल राजी भैया की शादी के वक्त इफ़ी भाभी के इस खूबी को बहुत सराहा गया था कि वो गरीब घर की लड़की हैं। राजी भाई ने बतौर ख़ास इस बात को जहन में रखा था और अपनी बहुत सारी खूबसूरत क्लास फेलोज़ को छोड़कर अब्बा की दूर दराज की इस बहन की बेटी को पसंद किया था। उनके पेश नज़र सिर्फ ये था कि अब के इस घर में जो बहू आए वो न सिर्फ उनकी हमदर्द और गमगुसार हो बल्कि खिदमत गुजार हो। लेकिन इफ़ी भाभी का हाल तो इस भेड़िए का सा था जिसने जंगल में रहने वाली नानी अम्मा का लिबास पहन रखा था। अम्मा उनसे बहुत खुश थीं। अम्मा अम्मा कहते इफ़ी भाभी की ज़ुबान सूखती थी। बड़ी आपा और छोटी आपा के साथ बैठकर वो घंटों बातें करतीं। छोटी आपा की बनाई पेंटिंग्स को सराहतीं और उनके लंबी उंगलियों वाले फनकार हाथों को चूमतीं। बिलाखिर अम्मा की भी सुनी गई थी। अब्बा फ़ख्र से अपनी मूछें मरोड़ते कि ये इस कदर अच्छी बहू उनके ख़ानदान से थी। अम्मा ने उसको पलंग पर बिठा रखा था। घर में काम करने वाली माई मौजूद थी। बर्तन कपड़े सफाई उसके ज़िम्मे था। किचन का काम बड़ी आपा कर लेती। एक दो बार इफ़ी भाभी ने रस्मन कहा भी तो बड़ी आपा ने मारे मोहब्बत के टाल दिया। सारी ज़िंदगी काम ही करना है। जब तक मैं हूँ काम कर रही हूँ। राज़ी भैया की वापसी पर बड़ी आपा की रुखसती होने वाली थी। धमाका तो उस रोज़ हुआ जब राज़ी भैया का ख़त आया। शिकवों से भरा यह 8 सफ़े का ख़त था। अम्मा क्या आप 2 साल भी इफ़ी को अपने पास नहीं रख सकती थीं? क्या आपने उस पर मुज़ालिम की इंतहा कर दी? मैं तो सोच रहा था कि सारी ज़िंदगी इफ़ी और मैं आपके साथ रहेंगे, आपकी खिदमत करेंगे। और ये बड़ी आपा कौन होती हैं इसे घर से निकालने वाली? बचपन से जब से होश संभाला है घर में मासी बर्तन धोने सफाइयाँ करने आती है। क्या आपने उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया है इफ़ी की सूरत में आपको मुफ्त की नौकरानी मिल गई है? बर्तन धोते धोते उस बेचारी के हाथ गल गए हैं वगैरह वगैरह। अम्मा को तो खत पढ़कर सकता हो गया। बड़ी आपा और छोटी आपा पहले तो आंखें फाड़े खत पढ़ती रहीं, फिर जो दहाड़े मार मार कर रोईं तो अम्मा और अब्बा को उन्हें संभालना मुश्किल हो गया। इफ़ी को बुलवाकर खत उसके सामने रखा गया। इफ़ी इतना बड़ा झूठ, किस दिन तुमने बर्तन धोए और किस दिन खाना पकाया? और बड़ी ने कब तुमसे घर से निकलने को कहा? अब्बा ने इंक्वायरी की। एक दिन खाना खाते हुए बड़ी आपा ने कहा था कैफ़ी भाभी तुम अपना घर अलग लेकर यहाँ से चली जाओ। वो आंखों में आंखें डालकर बोली तो बड़ी आपा को ऐसा लगा जैसे उनका दिल बंद हो जाएगा। कुरान पर हाथ रखो। क्यों रखें? आखिर हर लड़की का दिल चाहता है कि उसका अपना अलग घर हो। 1 साल से आपके पास रहकर मेरा दम घुटने लगा है। राज़ी मानता ही नहीं था तो कह दिया क्या हर्ज है? रिचाई की हद है। अम्मा हैरान उसे देखे जा रही थी। मैंने अलग घर किराए पर लेकर सेट कर लिया है और राज़ी ने मुझे इजाज़त दे दी है कि मैं चली जाऊँ। अकेली रहोगी, कम से कम राज़ी के आने तक तो रुक जाती। अब्बा को फ़िक्र हुई, छोटी बहन को रख लूँगी। और राज़ी भैया को अपना एक सेमेस्टर ड्रॉप करके आना पड़ा ताकि वो उन्हें साथ ले जा सकें। गरीब घर की लड़की खिदमतगुजार होगी, ये कलिया भी फ़ेल हो गया था। ऐसी लड़कियों की तो आंखों की भूख ही ख़त्म नहीं होती। बड़ी आपा ने तबसरा किया। इफ़ी भाभी के जाने के बाद कई छोटी बड़ी बातें जिन्हें उनकी मोहब्बत में इग्नोर कर दिया जाता था सामने आ गईं। वो अपने कमरे में छुप छुप कर फ्रूट खाना, खाने की टेबल पर बैठते ही एकदम ही बहुत सारा अपनी प्लेट में डाल लेना और राज़ी भैया का बड़ी आपा या छोटी आपा को रुपए देते देखकर उनका बेहोश हो जाना वगैरह वगैरह। चुनांचा जब शिबली की शादी का वक्त आया तो साबका तजुर्बों को मद्देनज़र रखकर शिबली के लिए उनकी पसंद से बड़ी खाला की मापारा को पसंद किया गया। वो बड़ी और छोटी भाभी की तरह अनपढ़ नहीं थी, बल्कि मास्टर्स की डिग्री थी उनके पास। इफ़ी भाभी की तरह गरीब घराने से नहीं थी। और फिर सबसे बड़ी बात यह कि अम्मा की भांजी थी। अपना मारेगा भी तो छाँव में डालेगा, अम्मा का मौक़िफ़ था। लेकिन मापारा भाभी तो शिबली को ही लेकर चंपत हो गई थीं। वो चूँकि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी थीं लिहाजा उनका तरीक़ा वारदात ख़ासा मुख्तलिफ था। बकौल बड़ी आपा के, दिल में कपट और मीठी बातें। बज़ाहिर वो सबके साथ बड़ी खुश अखलाक़ी से पेश आती थीं, लेकिन अंदर ही अंदर सबकी जड़ें काट रही थीं। हौले-हौले उन्होंने शिबली को सबसे मुतनफ़्फ़र कर दिया था और वो अम्मा अब्बा से भी ग्रेड 21 के अफ़सर बनकर ही मिलते थे। बड़े भैया, छोटे भैया और राज़ी से वो इतनी नख़ुद से बात करते जैसे वो कोई उनके मतहत हों। हाँ, कभी-कभार सालों में 1 आध बार कोई उनके घर चला जाता तो खूब ख़ातिर मदारत करतीं, लेकिन शिबली से कह देतीं, अब ये तुम्हारे भाई या भाभी कहीं यहाँ ही जम कर ना बैठ जाएँ। मैं 1-2 रोज़ से ज़्यादा इनको बर्दाश्त नहीं कर सकती, चलता करें इनको। अब मजबूरन शिबली ऐसा रूखा रवैया कर लेते कि कोई 1 दिन से ज़्यादा ठहरता भी ना था। अब कोई ऐसा बेगैरत भी ना था कि शिबली किसी से बात भी ना करें और वो वहीं टिक जाए। और ख़ुद माँ पारा सबसे कहती फिरती कि शिबली का मिजाज ही बहुत ख़राब है, किसी से बात करना तौहीन समझते हैं, वरना मैं तो ससुराल वालों को सर आँखों पर बिठाती हूँ, मुझे तो वो कुछ करने ही नहीं देते। जाने बहन भाइयों से क्या तकलीफ़ पहुँची है इन्हें, अब मैं क्या जानूँ। वो ख़ुद मज़लूम बनकर उन्हें ज़ालिम बना देतीं।
मुद्दतों छोटी आपा और बड़ी आपा उन्हें मजलूम और शिबली को जालिम समझती रहीं। ये राज तो इस वक्त खुला जब एक बार शिबली और वो अम्मा की बीमारी का सुनकर इन्हें पूछने आए थे और शिबली चाह रहे थे कि अम्मा को इलाज के लिए साथ ही ले जाएं। वो अचानक ही उनके कमरे की तरफ जा निकली थी ताकि माँ पारा भाभी से पूछ सके कि वो इस वक्त चाय पीना पसंद करेंगी या नहीं। अंदर वो शिबली से उलझ रही थी। मैंने कोई लंगर नहीं खोल रखा अपने घर में। जाहिर है अम्मा जाएंगी तो साथ बेटियां भी अम्मा की देखभाल के लिए होंगी। वो मेरी माँ है पारो, और फिर उनका मेडिकल सारा फ्री है। यहाँ कोई ढंग का डॉक्टर, ग्रेड 21 का अफसर बीवी के सामने घकिया रहा था और माँ पारा भाभी जिन्होंने खुद को मजलूम और उन्हें जालिम मशहूर कर रखा था, शेरनी की तरह धाड़ रही थी और शिबली उनकी मिन्नतें कर रहे थे। वो दांतों में उंगली दबे वहां से ही पलट आई। फिर तो जैसे इंकशाफात के दरवाह होने लगे थे। अम्मा को शिबली चेकअप के लिए ले ही गए थे। अब जैसे ही इन्होंने माँ पारा को मनाया था, ये वो खुद ही जानते थे और वो अम्मा के साथ गई थी। और वहीं एक बार उसने अपनी मास्टर डिग्री होल्डर, इस इंतहाई खुश अखलाक और हंसमुख भाभी को, जिस पर हमेशा ही उसे तरस आता था कि बेचारी कहाँ शिबली भाई जैसे सख्त मिजाज, शक्की और अकड़े हुए शख्स के पल्ले पड़ गई थी, भूखे भेड़ियों की तरह शिबली भाई पर लपकते देखा था। तुम्हारी ये जुर्रत कैसे हुई कि बगैर मुझे बताए अम्मा को लेकर राजी के घर चले गए? यूं लगता था जैसे अभी ये शिबली का गला घोंट देंगी। इन्होंने तो इसकी दोनों अनपढ़ भाभियों को भी पीछे छोड़ दिया था। और वहीं उस पर यह इंकशाफ भी हुआ था कि माँ पारा भाभी ने एक रजिस्टर बना रखा है जिसमें जब से वो ब्याह कर आई हैं तब से लेकर अब तक हिसाब लिखा हुआ है, उन रुपयों पैसों का जो शिबली ने अपने माँ बाप बहन भाइयों पर खर्च किए हैं। शिबली ने राजी की बेटी की पैदाइश पर 500 दिए तो माँ पारा ने फौरन रजिस्टर में लिख लिया। अम्मा को ईद पर 500 दिए तो लिखे गए। वाह, एजुकेटेड होने का यह फ़ायदा उसने पहली बार देखा था। ग़र्ज़ अम्मा की चारों बहुएं एक से बढ़कर एक थीं। बहुत सी आदात मुख्तलिफ होने के बावजूद ससुराल वालों के साथ बहुत सारी बातों में तकरीबन एक जैसी। अब बहुओं के मामले में बेचारी अम्मा की किस्मत ही ख़राब थी। तो क्या किया जा सकता था कि अम्मा के चारों लायक फ़ायक आला तालीम याफ्ता बेटों की बीवियां इंतहाई झगड़ालू और बदतमीज़ थीं। ससुराल वालों के साथ उनका रवैया फिर भी काबिल माफ़ी था कि सास नंदे तो होती ही इस काबिल हैं कि उन्हें जूती की नोक पर रखा जाए, लेकिन वो अपने शौहरों को भी जूती की नोक पर रखती थीं, जिसमें पढ़ी लिखी और अनपढ़ की कोई तखसीस ना थी। और ये चीज़ अम्मा को आठ आठ आंसू रुलाती थी। रोशीना का ख्याल था कि अम्मा को चाहिए था कि बहुओं के बारे में अपनी सोई किस्मत को जगाने के लिए कहानियों वाले मछेरे की तरह इस सोई किस्मत को जगाने जाती, लेकिन शायद अम्मा ने ये कहानी पढ़ ही नहीं रखी थी। सारा कसूर तो किस्मत का था, वरना बेचारी अम्मा ने तो बड़ी भाभी के बाद अपनी तरफ से खासी छानबीन की थी, जबकि बड़ी आपा का ख्याल था कि सारा कसूर अम्मा का है। वो थी ही सदा की बुज़दिल। जब बहू थी तो सास नंदों ने उन पर हुकूमत की, खूब दबाए रखा, और अब जबकि सास बनी है तो बहुएं उनके सीने पर मोंग दल रही थीं। और नहीं तो कम से कम अम्मा को तो अपनी सास नंदों से ही कुछ घरेलू सियासत सीख लेनी चाहिए थी, जो अब्बा को घंटों पास बिठाकर अम्मा के खिलाफ उनके कान भरा करती थीं। और अब्बा भी ऐसे माँ बहनों की बातों पर कान धरते थे कि उनके पास से उठते तो अम्मा की बात बेबात बेइज्जती करके रख देते, मैके जाने पर पाबंदी लगा देते। और अम्मा ऐसी मोम की बनी थी कि अब्बा से इतना भी ना कह पाती कि तुम्हारी माँ बहनें झूठ बोलती हैं, और ना ही सारी ज़िंदगी वो सास नंदों के खिलाफ अब्बा के कान भर सकीं। इसमें कुछ कसूर उनकी एजुकेशन और उनकी अम्मा की तरबियत का था, जिन्होंने उनसे कह रखा था कि अब ससुराल को ही अपना घर समझना, सास को माँ और नंदों को बहन का दर्जा देना। और भाई ऐसा तो सभी कहते हैं, आपको ज़रूरी है कि उन पर अमल भी किया जाए। और छोटी आपा की राय थी कि अम्मा को चाहिए था कि वो भी भाइयों को पास बिठाकर बहुओं के खिलाफ कान भरती, मगर हाय रे उनकी सादगी। अगर बहू ने कुछ बुरा भला भी कह दिया तो बेटे को ना बताया कि ख्वाह में उनका दिल बुरा होगा। और फिर उधर बहू बेगम ने मियाँ को इस तरह नमक मिर्च लगाकर बताया कि वो भी समझने लगा कि कसूरवार यकीनन अम्मा ही होंगी, जभी तो कुछ जिक्र तक नहीं किया। अम्मा बेचारी भी क्या करती, उनके ख्वाबों के महल ही उन बहुओं के रवैयों ने ढा दिए थे। वो जो बड़े मान से कहा करती थी कि मैं अपने घर बहू नहीं बेटियां लेकर आऊंगी और लोग देखेंगे कि बहू को कैसे मोहब्बत व शफकत से रखा जाता है। लेकिन जब बहुओं ने ही बेटियां बनने से इनकार कर दिया तो उनका यक तरफा जज्बा भला किस काम का। और बहुओं की तरफ से मायूस होकर वो बड़ी आपा और छोटी आपा को समझाती, शोहर की गमगसार दोस्त बनना, अपनी सास को माँ का दर्जा देना, देवरों और नंदों से प्यार भरा सलूक करना। और रोशीना सोचती छोटी आपा और बड़ी आपा की सास कितनी खुशकिस्मत होंगी और उनका घर कैसा जन्नत नज़ीर, और इनके शौहर कितने खुश नसीब। लेकिन छोटी आपा और बड़ी आपा की किस्मत, बड़ी आपा रुखसत होकर गईं तो एक माह बाद ही बेवा होकर आ गईं,
और छोटी आपा रुखसती से पहले ही बेवा हो गई। बड़ी आपा की रुखसती और छोटी आपा का निकाह एक दिन ही हुआ था। दोनों बहनों का मुकद्दर एक ही घर में लिखा गया था। दोनों भाई आपा की शादी के बाद किसी काम से इस्लामाबाद जा रहे थे कि कार के हादसे में ख़त्म हो गए। बड़ी आपा के पास वली की शक्ल में ज़िंदगी गुजारने का सहारा हो गया था, जो अपने बाप की वफ़ात के बाद पैदा हुआ। लेकिन छोटी आपा ने भी शादी न करने की कसम खा ली और छोटी आपा की सहेलियां कहती हैं कि उन्हें भाभीयों का जलापा खा गया। जिस दिन छोटी आपा का निकाह मुईस के साथ हुआ था, तो खुद इन्होंने अफी भाभी को आंसू बहाते और बड़ी से कहते सुना था, हाय कलमुहियों की किस्मतें कैसी अच्छी हैं, शहजादों जैसे लड़के मिल गए हैं। और एक हम है कि लेडी डायना जैसी शक्ल सूरत है और किस्मत में काले कलोटे राजी मियाँ लिखे थे। नसीब ही सड़ गए हमारे तो। और गुस्से में इन्होंने हाथ में पकड़ा कीमती ग्लास ज़मीन पर दे मारा था। हालांकि शादी से पहले यही राजी भाई आसिफ रजा मीर की तरह लगते थे। ऊंचे लंबे खूबसूरत आंखों और दिलकश नकूश वाले राजी अपनी कई क्लास फेलोज के दिलों की धड़कन थे। सांवला रंग उनकी वजाहत में इजाफा करता था और इस सांवले रंग को वो काला कलोटा कह रही थी। दरअसल उन्हें अपनी बेहद गोरी रंगत पर फख्र था। बस रंगत ही रंगत थी और तो कुछ ना था। जबकि छोटी आपा और बड़ी आपा की गंदमी रंगों में बड़ी मलाहत थी। इस पर इतनी खूबसूरत आंखों का तो कोई मुकाबला ही नहीं था। कहाँ इफ़ी भाभी की चीनी आंखें और कहाँ छोटी आपा और बड़ी आपा की गजाली आंखें, जिन पर लंबी मुड़ी हुई पलकें उन्हें और खूबसूरत बनाती थीं। रोशीना वो जन्नत नज़ीर घर न देख सकी थी, इसका उसे बेहद अफसोस था। इसलिए वो बार बार छोटी आपा से कहती, छोटी आपा आप शादी कर ही लें। लेकिन छोटी आपा कभी न मानी। तब रोशीना ने सोचा, वो ये जन्नत नज़ीर घर बनाएंगी और सास नंदों से इतनी मोहब्बत करेगी कि दुनिया हैरान होगी। अब्बा कहते थे, तालीम की कमी और जहालत इन झगड़ों का बुनियादी सबब है। सो उसने तालीम हासिल की थी। बड़ी आपा का ख्याल था कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए। ख़ानदान अच्छा था, उसका बहुत मजबूत बैकग्राउंड। घर में खुशहाली थी। छोटी आपा का ख्याल था कि गुर्बत बहुत सी खूबियों का गला घोंट देती है। आंखों में एक अजली भूख रच जाती है और अम्मा ने उसकी तरबियत में कोई कसर ना छोड़ी थी। बड़ों का एहतराम और हर एक से मोहब्बत उसके ख़मीर में शामिल थी। उसका दिल बहुत बड़ा और ज़र्द समंदर था। फिर अगर उसने ऐसा सोचा था कि वो एक जन्नत नज़ीर घर बनाएंगी तो कुछ गलत ना था। असद हमदानी ने जब पहली बार उसे कैफेटेरिया में अकेला बैठे कोक पीते देखा था, तो लम्हा भर के लिए ठिठक गया था। ये बेइंतहा खूबसूरत लड़की यकीनन न्यू एडमिशन है। और ये सिर्फ असद हमदानी की बात ना थी। जो भी एक बार उसे देखता था, दूसरी बार देखने पर ज़रूर मजबूर हो जाता था। रंगत ऐसी जैसे दूध में किसी ने गुलाबियाँ घोल दी हों। कद इंतहाई मुनासिब, जिस्म सांचे में ढला, ब्राउन आंखें जिनमें डूब जाने को दिल चाहे, खूबसूरत कटाव वाले बेहद गुलाबी होंठ, लंबे रेशमी रेशमी ब्राउन बाल। असद हमदानी का बेख्तियार जी चाहा कि वो इन बालों को हाथों में लेकर देखे। इस लड़की को तो कभी मेकअप की ज़रूरत ना पड़े। साले मुर्तज़ा ने असद के कानों में सरगोशी की, इसके हमसफ़र के तो ऐश हो जाएंगे, मेकअप का खर्च बच जाएगा। असद हमदानी मुस्कुरा दिया। इस लड़की की एक इजाफी खूबी ये भी थी कि वो बहुत नेचुरल और सादा लग रही थी, मेकअप से बिल्कुल बेनियाज। और हकीकत में उसे मेकअप की ज़रूरत भी ना थी। और दूसरी बार उसने उसे अपने डिपार्टमेंट में देखा तो उसे बेइंतहा खुशी हुई कि उसने उसके डिपार्टमेंट में ही दाखिला लिया है। वो अपनी दो तीन सहेलियों के साथ खड़ी हंस रही थी और इस लड़की की हंसी भी कितनी खूबसूरत है। लगता है जैसे इर्द गिर्द की फ़िज़ा थम गई हो और असद हमदानी का दिल जैसे उसकी हंसी में ही अटक कर रह गया था। ये रोशीना है। साले मुर्तज़ा की सीआईडी बहुत तेज़ थी। इस्लामिया कॉलेज कॉपर रोड से बीए किया है और बीए में अपने कॉलेज में टॉप किया था। बहुत अच्छी डिबेटर और प्लेयर है। अपने कॉलेज मैगज़ीन के एडिटर भी रही है। यानी असद हमदानी तुम्हारे मुकाबले की है। और अहम बात यह है कि ये भी रोशीना हमदानी है, अहमद रज़ा हमदानी की बेटी और शिबली हमदानी की बहन। यार शिबली हमदानी का नाम तो तुमने सुना है, वही यार आईजी पुलिस आजकल अक्सर खबरों की ज़ीनत बने होते हैं। और असद हमदानी की आंखें जगमगा उठी थीं। क्यों नहीं यार, सुन रखा है नाम। बल्कि उनसे हमारी दूर पार की रिश्तेदारी भी निकलती है। रोशीना की बड़ी दोनों बहनों की शादियां मेरे अब्बा के चचाजाद भाई के बेटों से हुई थी। बड़ी ट्रेजिडी हुई थी। दोनों भाइयों का एक हादसे में इंतकाल हो गया था और असद हमदानी को उससे बात करने का बहाना मिल गया। रोशीना, मैं फराज और मुइज़ का कज़न हूँ। ओह, रोशीना जो उसके इस तरह मुखातिब करने पर अलर्ट हो गई थी, चौंक पड़ी। आपा कैसी हैं और छोटी आपा, क्या उनकी शादी हुई? दोनों अच्छी हैं, जॉब कर रही हैं और उन्होंने शादी नहीं की। रोशीना की आंखें भीगने लगी थीं। छोटी आपा बैंक में जॉब कर रही हैं और बड़ी आपा इस्लामिया कॉलेज में लेक्चरार हैं। उनका एक बेटा भी है, बहुत क्यूट सा। अरे हाँ, किसी ने बताया तो था। असद हमदानी को याद आया और यूं इसी हवाले से कभी कभार बात हो जाती।
असद अली का हाल चाल पूछता और एक रोज़ वो अली को देखने घर तक चला आया, उसके लिए खिलौने और टॉफ़ियाँ लेकर। फराज के हवाले से सब ने ही उसको इज़्ज़त व एहतराम दिया। ताल्लुक़ के दरवाजे खुले तो फिर खुलते ही चले गए। रोशीना को पता ही न चला कि कब और कैसे असद हमदानी के दिल में उसने जगह बना ली थी। दोनों के मिजाज के रंग मिलते थे। दोनों किसी मौजू पर बहस करने बैठते तो वक्त गुजरने का पता ही न चलता। असद हमदानी को तो यूं लगता जैसे वो अज़ल से रोशीना को जानता है, जैसे वो और रोशीना अज़ल से साथ हों और अब तक साथ रहेंगे। रोशनी, में सोचता हूँ वो दिन जो गुजर गए हैं वो मैंने तुम्हारे बगैर कैसे गुजारे हैं। घर जाता हूँ तो यूं लगता है जैसे घर घर ना हो, कोई खंडर हो। वो घर जिसमें तुम नहीं हो वो घर घर नहीं लगता। मैं दिन रात सिर्फ तुम्हें सोचता हूँ रोशनी। क्या तुम भी मुझे इस तरह सोचती हो, इस तरह चाहती हो? पता नहीं, तुम अच्छे हो, मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे मुतालिक इतना ज़्यादा नहीं सोचती, इसलिए कि शुरू से ये बात मेरे जहन में बिछाई गई है कि मुझे सिर्फ उस शख्स को सोचना है, चाहना है जो शरई और कानूनी तौर पर इसका हकदार होगा। और क्या मैं वो शख्स नहीं हो सकता रोशनी? क्यों नहीं? उसकी पलकें झुक गईं और रुखसारों पर गुलाबियाँ उतर आईं। तुम भी वो शख्स हो सकते हो और कोई दूसरा भी। कोई दूसरा नहीं रोशनी, वो शख्स सिर्फ मैं हूँगा और मैं तुम्हें इतना चाहूँगा, इतनी मोहब्बत दूंगा कि तुम्हें हैरत होगी और तुम सोचोगी क्या कोई दुनिया में किसी को इस कदर भी चाह सकता है। उसने मोहब्बतें लुटाती नज़रों से उसे देखा। पता है रोशनी, जब तुम मेरे घर आओगी तो मैं पूरे घर को फूलों से सजा दूंगा। पैसेज से लेकर हमारे बेडरूम तक फूल ही फूल बिछे होंगे। और रोशनी, बस ज़्यादा ख्वाब मत देखें, कहीं ताबीर न मिल सकी तो। रोशीना ने उसे टोक दिया। ऐसा मत कहो रोशनी, नहीं तो मेरा दिल अभी इसी वक्त डूब जाएगा। मैं जो ख्वाब देख रहा हूँ मुझे उसकी ताबीर ज़रूर मिलेगी। रोशीना उसकी बेताबियों पर मुस्कुरा देती। वो उसे कोई उम्मीद नहीं दिलाना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि इसकी ज़िंदगी का फ़ैसला उसने नहीं, इसके माँ बाप को करना है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम्हारे अब्बा अम्मा मेरा प्रपोज़ल ठुकरा दें। भाई असली और खालिद सैयद हूँ, उनकी तरह हमदानी हूँ। शक्ल सूरत लाखों में नहीं तो हज़ारों में एक है। प्लीज़ असद, मत किया करो ऐसी बातें। कभी कभी आदमी का यकीन टूट भी जाया करता है। और तुम ऐसी नाउमीदी की बातें क्यों करती हो रोशीना? पता नहीं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा यकीन टूटे। असद, अभी से मुझसे इतनी मोहब्बत मत करो। हाँ, अगर मेरा और तुम्हारा साथ हो गया तो फिर करते रहना मोहब्बत। तुम बहुत अजीब लड़की हो रोशनी। लड़कियां तो खुश होती हैं कि कोई उन्हें इस कदर चाहने वाला हो, और तुम मेरी मोहब्बत से भागती फिरती हो। असद को हैरत होती थी। हाँ, बस मैं ऐसी ही हूँ। मैंने तुम्हें बताया है कि मोहब्बत के मुतालिक मेरा अपना नज़रिया है। मैं चाहती हूँ कि मेरे दिल पर बनने वाला पहला और आखिरी अक्स उस शख्स का हो जिससे मेरा निकाह हो। अच्छा बाबा, ठीक है, तुम मत करो मोहब्बत, लेकिन मुझे तो मोहब्बत करने दो। मैं शादी के बाद तुमसे सारी मोहब्बतें वसूल कर लूँगा। शायद तुम समझती हो कि मेरी ये मोहब्बत महज वक्ती इंजॉयमेंट है, हालांकि ऐसा नहीं है। रोशनी, मैं तुमसे फ्लर्ट नहीं कर रहा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। और जब पहली बार मैंने तुम्हें कैफेटेरिया में देखा था, तुम सर झुकाए अपने टेबल पर अकेली बैठी कोक पी रही थी। उसी वक्त मैंने सोच लिया था कि मुझे इस लड़की से शादी करना है। और असद हमदानी ने उस दिन के बाद उसका रास्ता नहीं रोका, ना ही अपनी मोहब्बतों का इजहार किया। अलबत्ता जॉब मिलते ही अपना प्रपोज़ल भेज दिया। और यह अजीब इत्तेफाक था कि जिस रोज़ असद हमदानी का प्रपोज़ल आया, उसी रोज़ फ़रहान अहमद का प्रपोज़ल भी आ गया। फ़रहान अहमद बड़ी खाला की नन का बेटा था, यानी मापारा भाभी का कज़न। वो 3 भाई और 4 बहनें थीं। एक बड़े भाई और 2 बहनों की शादियां हो चुकी थीं। वो दूसरे नंबर पर था। दोनों शादीशुदा बहनें उससे छोटी थीं। वो खुद डॉक्टर था, उम्र में रोशीना से कोई 15 साल बड़ा। असद हमदानी की जॉब अगरचा बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन उसका अपना बिजनेस काफ़ी वसी था, जिसकी निगरानी उसके मामू करते थे। ज़मीनें भी बेहिसाब थीं। इकलौता बेटा था, वालिदैन का इंतकाल हो चुका था। इतनी बड़ी जायदाद का तनहा वारिस, और फिर उसकी और रोशनी की उम्र में भी ज़्यादा फ़र्क न था। बड़ी आपा, छोटी आपा और अम्मा का वोट असद हमदानी की तरफ था, बल्कि बाद में तो अब्बा भी इसके हामी हो गए थे। इन्हें अपनी इस सबसे छोटी बेटी से बहुत मोहब्बत थी। वो नहीं चाहते थे कि वो ब्याह कर इतनी दूर चली जाए। फ़रहान अहमद मुल्तान में रहते थे, जबकि असद हमदानी वहाँ ही लाहौर में थे। छोटी खाला का ख्याल था कि असद हमदानी जैसा लड़का तो किस्मत वालियों को ही मिला करता है। इतनी दौलत व जायदाद, पढ़ा लिखा इकलौता, और सबसे बढ़कर यह कि सास नंदों का स्यापा ही नहीं। रोशीना के तो नसीब खुल गए, ऐश करेगी। और रोशीना को छोटी खाला की ये बात बिल्कुल भी अच्छी न लगी। सास नंदें क्या काटती हैं, और ये तो कोई इसके दिल से पूछता कि ये जान कर के असद हमदानी के वालिदैन नहीं हैं, उसे किस कदर सदमा पहुंचा था। उसके ख्वाबों का महल धड़ाम से गिर गया था। वो इसका जन्नत नज़ीर घर
उसने तो सोच रखा था कि वो अपनी भाभीयों को बताएगी कि बहुएं ऐसी होती हैं, और ये कि वो अपनी सास से इतनी ही मोहब्बत करेगी जितनी कि अम्मा से करती है, और अपनी नंदों को बिल्कुल ऐसे चाहेगी जैसे बड़ी आपा और छोटी आपा को चाहती है। और असद हमदानी बिलाशुबा बहुत अच्छा था, लेकिन उसकी हमराई में वो सब कुछ नहीं कर सकती थी जिसके मुतालिक उसने बचपन से प्लान बना रखा था। चारों भाभीियों के रवैये से उसने बहुत कुछ सीखा था, और अम्मा को उनकी जो बातें बुरी लगती थी वो भी उसने पल्लू से बांध रखी थी, और सोच रखा था कि वैसा हरगिज़ नहीं करेगी। सो उसने फरहान अहमद के हक़ में वोट दे दिया। बड़ी आपा ने समझाया, रोशनी, उम्रों का इतना ज़्यादा फ़र्क बाज़ औक़ात मसाइल पैदा करता है। फरहान के मुतालिक तुम्हें कुछ मालूम नहीं है, जबकि असद को तुम जानती हो, बहुत सुलझे मिजाज का लड़का है, और फिर मेरा ख़्याल है कि वो तुम्हें पसंद भी करता है। वो तो ठीक है बड़ी आपा, लेकिन और उसने बड़ी आपा को सब कुछ सच सच बता दिया, अपनी सोचें और अपने ख्वाब। बड़ी आपा से हमेशा से उसकी बहुत दोस्ती थी। बड़ी आपा ने सर पीट लिया। पागल हो गई हो रोशो? बस आपा, छोटी आपा ने समझाया तो रोहानसी हो गई। मैं इतने भरे पूरे घर से जाऊंगी। असद के अकेले ही घर में मेरा दम घुटेगा। फरहान के इतने सारे बहन भाई हैं, रौनक लगी रहेगी। अब्बा ने कोई ख़ास तबसरा नहीं किया था। यूं भी जब असद हमदानी का रिश्ता आया था तो बावजूद अपनी तमाम तर खूबियों के लम्हा भर को उनके दिल में वहम सा उठा था। उसी ख़ानदान में जहाँ बड़ी आपा और छोटी आपा का रिश्ता तय हुआ था, उनका जी नहीं चाह रहा था। पता नहीं रोशीना के साथ क्या हो। असद अच्छा लड़का है, लेकिन बड़ी रश ड्राइविंग करता है। अम्मा के समझाने पर इन्होंने बड़ा बुरा एतराज़ किया था, और फिर अम्मा के समझाने पर वो ये सोच कर कि शादी के बाद रोशीना लाहौर ही रहेगी, वो मान भी गए थे। लेकिन वो वहम सा जो पहले दिन उनके दिल से आ लिपटा था, वो इसी तरह इन्हें बेचैन किए हुए था। सो रोशीना के फैसले पर जैसे वो पुरसुकून हो गए थे, और असद हमदानी से ये कहकर माजरत कर ली गई थी कि असद हमदानी के प्रपोज़ल भेजने से 2 दिन पहले फरहान का प्रपोज़ल कबूल कर लिया गया था। नहीं, असद को यकीन नहीं आ रहा था। वो भागा भागा यूनिवर्सिटी पहुंचा। ये क्या है रोशनी, मैं तुम्हारे बगैर कैसे जी पाऊंगा? असद, वो खुद भी बेहद उदास हो रही थी। इसलिए नहीं कि वो कोई असद से शदीद किस्म की मोहब्बत करने लगी थी, बल्कि इसलिए कि असद के दुख पर वो अफसरदा हो रही थी। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था असद, कि आने वाले वक्त के मुतालिक पहले से कुछ नहीं कहा जा सकता। ऐसे ख्वाब अपनी आंखों में मत सजाओ जिनकी ताबीर के मुतालिक तुम पर यकीन नहीं हो। प्लीज़ रोशनी, कुछ करो, मेरे ख्वाबों के महल इस तरह मत ढाओ। सॉरी असद, अब्बा ज़ुबान दे चुके हैं, और ज़ुबान से फिरना शरीफों का शेवा नहीं है। उसने निगाहें चुराते हुए कहा, रोशनी, मैंने हर लम्हा तुम्हें अपने संग देखा है, अपने साथ अपने घर में। मैं तुमसे कुछ कहता नहीं था कि तुम्हें शादी से पहले कोई इजहार पसंद नहीं था, लेकिन रोशनी, वो सब जो मैंने तुम्हें कहना था वो सब मैंने सेंध सेंध कर रखा हुआ था कि तुमसे कहूँगा। लफ्ज़ों का पूरा ख़जाना इकट्ठा कर रखा था। मैंने सोचा था रोशनी कि तुम्हारे वजूद से मेरे बेरंग घर में रंग उतर आएंगे। मेरी ज़िंदगी के अंधेरों में तुम रोशनी बनकर चिरागा कर दोगी। तुमने मुझे बेमौत मार दिया। वो निढाल निढाल सा थके थके कदमों से सर झुकाए चला गया, और रोशीना के दिल में एक दर्द सा उठा। शायद उसने गलत फैसला किया है, लेकिन नहीं, एक जन्नत नज़ीर घर की मिसाल बनने के लिए कुछ कुर्बानियाँ तो देनी ही पड़ती हैं। और असद हमदानी, मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, और तुम्हारे साथ मोहब्बत का कोई खेल नहीं रचाया। तुम्हारे साथ ज़िंदगी का सफ़र बहुत सहल होता, फरहान अहमद के साथ से भी ज़्यादा खुशकन, अगर तुम अकेले ना होते। वो उसके लिए उदास ज़रूर थी, लेकिन इस उदासी में कोई पछतावा ना था। तो उसे खुदा हाफिज़ कहते हुए दिल ही दिल में उसने बहुत खलूस से इसके लिए अच्छी और खुशगवार ज़िंदगी की दुआ की, और उठकर कैफेटेरिया की तरफ चली गई। गर्दन झुकाए बैठे बैठे उसकी कमर अकड़ गई थी, और गर्दन यूं लगता था जैसे अभी टूट कर गिर जाएगी। एक तो लाहौर से मुल्तान तक का सफ़र ही थका देने वाला था, फिर कई रातों का रत जगा, हज़ार तरह के वसवसे, वालदैन से बिछड़ना, छोटी आपा और बड़ी आपा का ख्याल, अली की उदासी, रो रो कर इसका बुरा हाल हो रहा था। बचपन से लेकर जवानी तक जहाँ वक्त गुजारा जाता है, उस घर को छोड़ना कोई बहुत आसान नहीं होता। रोशीना को तो चंद दिन से बुखार भी आ रहा था, और बड़ी आपा ने उसकी बड़ी नंद से दो एक बार कहा भी कि रोशनी को बुखार है, लेकिन इन्होंने सुनी अनसुनी कर दी थी। सारे घर वाले तो उसे लाकर भूल ही गए थे। वो दुल्हन बनी सर झुकाए सोफे पर बैठी थी, करीब ही बड़ी आपा बैठी बेबसी से उसे देख रही थी। वो बार बार उसका हाथ पकड़ती, रोशनी मेरी जान, तुम थक गई होगी। लेकिन इन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे उसके ससुराल वालों से कहें कि दुल्हन को उसके कमरे में पहुंचा दिया जाए। बहरहाल वो गैर थे और वो दुल्हन के साथ आई थीं। इस बात का एहसास तो इन्हें खुद होना चाहिए था, लेकिन वो उसकी तरफ से बिल्कुल बेपरवाह बैठे खुशगपियाँ कर रहे थे। बहुत खुश। रोशीना बेइंतहा खूबसूरत थी, और फिर ढेरों जहेज लाई थी, आखिरी बेटी थी। अब्बा ने भी दिल खोल कर दिया था। भाइयों की भी लाडली थी। भाभीियों की शदीद मुखालफत के बावजूद तीनों भाइयों ने बहुत कुछ दिया था।
अलबत्ता शिबली बीवी के सामने मजबूर हो गए थे। बड़ी दुल्हन के मुकाबले में उसका जहेज कई गुना ज़्यादा था और यह खुशी शायद उससे हजम नहीं हो रही थी। चारों नंदे, दोनों बड़ी नंदों के खामंद और उनके बच्चे, दोनों जेठ और देवर जेठानी और इसके बच्चे, सास ससुर उससे कतई बेनियाज आपस में बातें कर रहे थे। फरहान अलबत्ता कभी कभी मुस्तरब से होकर इसे देख लेते थे। रात के 11:30 बजे वो मुल्तान पहुंचे थे और अब कौन सा वक्त था दुल्हन को ड्राइंग रूम में बिठाने का, जबकि घर में कोई बाहर का मेहमान भी नहीं था। बड़ी आपा जुस-बुस हो रही थीं। रोशिना की तकलीफ के ख्याल से उन्हें परेशानी हो रही थी, लेकिन क्या कर सकती थीं। वो सब तो यूं फ्रेश लग रहे थे जैसे इन्होंने लाहौर से मुल्तान और फिर मुल्तान से लाहौर तक सफ़र न किया हो, बल्कि एक गली से दूसरी गली में बारात लेकर गई हों। रोशिना को याद आया जब अफ़ी भाभी और मापारा भाभी ब्याह कर आई थीं, हालांकि रात के 9 बजे ही रुखसती हो गई थी। फिर भी अम्मा ने फ़ौरन ही उन्हें कमरे में भिजवा दिया था। दुल्हन बेचारी थकी हुई होती है, उसे आराम करना चाहिए। कैसे लापरवाह लोग हैं। बड़ी आपा का दिल बुरा हो रहा था। खुदा खुदा करके सुबह 4 बजे के करीब अम्मा जान को एहसास हुआ कि दुल्हन को रात का खाना भी देना है। खुद तो शायद बारात में खूब ठूस ठूस कर खाया था कि अभी तक भूख महसूस नहीं हो रही थी। बहरहाल खाना लगाया गया। पतला शोरबा देकर बड़ी आपा का दिल बुरा हो गया। अम्मा कितना तरदद करती थी। दुल्हन के लिए ख़ास तौर पर नाइन चूरी बनाती थी। कई किस्म के खाने और मीठा होता। दुल्हन के कमरे में फ्रूट, मिठाई और दूध रखना अम्मा कभी नहीं भूलती थीं। खुद बड़ी आपा के ससुराल में भी ऐसा ही था, लेकिन यहाँ दुल्हन के कमरे में किसी ने पीने के लिए पानी भी नहीं रखा था। दुल्हन के जहेज़ का बेड, ड्रेसिंग टेबल वगैरह से कमरा भर दिया गया था। ना कोई फूल, ना लड़ियाँ। रोशिना को लम्हा भर के लिए ख्याल आया। असद हमदानी ने कहा था, रोशनी में तुम्हारे इस्तकबाल के लिए अपना घर फूलों से भर दूंगा, बेडरूम तक फूल ही फूल बिछा दूंगा और बेडरूम तो इतना खूबसूरत होगा कि खैर ये सब फजूल बातें हैं, रोशिना ने सोचा। और ज़िंदगी में इन बातों की इतनी अहमियत नहीं है, लेकिन ये छोटी छोटी बातें ही तो ज़िंदगी का हुस्न बढ़ाती हैं। बड़ी आपा, अम्मा और छोटी आपा वलीमे से अगले दिन रोशिना को लेने आई तो वो फरहान के कपड़े इस्त्री कर रही थी। अम्मा और बड़ी आपा वहीं दरवाजे पर ठिठक कर रुक गईं। 2 दिन की ब्याही दुल्हन और छोटी आपा ने उसे गले लगाते हुए बेख्तियार उससे इस्त्री ले ली। अरे आपा, आप सफ़र करके आई हैं, मुझे दें। पागल हुई हो रोशो, कितने दिन हो गए हैं तुम्हारे ब्याह को। छोड़ें आपा, ये सब दकियानूसी बातें हैं। अम्मा जी कह रही थी कि अब वो ज़माना नहीं रहा जब दुल्हन महीना महीना भर चारपाई से पाँव नहीं उतारती थी। भाई आजकल तो दूसरे दिन ही दुल्हनें पटर पटर बोलने लगती हैं। फिर काम वगैरह ना करने का हिजाब कैसा। आपा वो कह रही थी कि इस घर को अपना ही घर समझो, अजनबियत कैसी। बड़ी आपा ने गौर से उससे देखा। वो बड़ी मुतमईन लग रही थी, मगर अभी दिन ही कितने हुए थे। खुदा इसका नसीब अच्छा करे। इन्होंने बेख्तियार दुआ की। पता नहीं क्यों इन्हें रोशिना की नंदों के तेवर कुछ सही नहीं लग रहे थे। कुछ उखड़ी उखड़ी और कुछ खफा खफा सी थीं। बाद में पता चला था कि इन्हें इस बात का गिला था कि इन्हें सोने का कोई भारी जेवर क्यों नहीं दिया गया। हमारी पप्पो के बेटे की शादी हुई है बिल्कुल गैरों में, बड़ी नंद ने खाना खाते हुए जताया। मगर इन्होंने सारी नंदों को सोने के सेट और कड़े पहनाए हैं। बड़ी आपा से खाना ही न खाया गया तो ये बात थी जो उनके थोबड़े सूजे हुए थे। कहीं ये ज़रा सी बात रोशना की ज़िंदगी पर ही असरअंदाज ना हो और वहीं बैठे बैठे इन्होंने सोच लिया था कि कहीं किसी और मौके पर वो अब्बा से कहकर रोशिना की नंदों को सोने के कोई भारी जेवर दिलवा देंगी। जहेज़ में सबके हल्के लॉकेट सेट थे और फिर हमज़ा की पैदाइश पर इन्होंने चारों नंदों को कड़े पहनाए थे। लेकिन रोशिना जिस अजाब में फंस गई थी वो इन कड़ों से ज़रा भी कम नहीं हुआ था। वो तो 2 सालों में ही थकने लगी थी। जैसा उसने चाहा था वैसा बावजूद कोशिश के नहीं हो सका था। उसने अपना आप घिसार डाला था, भूल गई थी अपने आप को। कई कई दिन उसे खुद को देखने की फुर्सत नहीं मिलती थी। सुबह से शाम तक काम में जुटी रहती। हालांकि घर में छोटी आपा और बड़ी आपा उसे कुछ करने ही ना देती। फिर यूं भी वो अभी पढ़ रही थी। थक कर यूनिवर्सिटी से आती तो पढ़कर सो जाती और बड़ी आपा उसकी नींद खराब होने के डर से दबे पांव चलती और सरगोशियों में बातें करती थीं। जब तक जी चाहता सोती, जब जी चाहता उठती थी। लेकिन यहाँ तो सुबह 4 बजे ही अम्मा जी दरवाजे पर दस्तक देती। फरहान बेटा उठो, चलो वॉक के लिए। और फरहान इतने फरमाबरदार के खामोशी से उठकर जूते पहनते और चल देते। शादी के चौथे दिन ही जब सुबह सुबह दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो डर कर उठ बैठी। या अल्लाह खैर हो, कहीं अब्बा की तबीयत ख़राब ना हो गई हो, कहीं लाहौर से कोई फ़ोन ना आया हो। घबराकर उसने दरवाज़ा खोला। अम्मा जी सिल्क का हल्का गुलाबी सूट पहने कंघी किए तैयार खड़ी थीं। फरहान को उठा दो, मेरे साथ पार्क तक चले। मेरे डॉक्टर ने मुझे सुबह सुबह वॉक के लिए कहा है। उसने फरहान को उठा तो दिया था, लेकिन उसे बेहद हैरत हुई थी। अम्मा तो नई दुल्हनों को सुबह उठाने ही न देती थीं। जब वो छोटी सी थी तो हमारे इश्तियाक के अगर भाभी के बेडरूम तक चली जाती तो अम्मा डांट देती। अरे सुबह सुबह कहाँ चली है, सोने दो भाभी को। उसकी जेठानी ने उसे बताया था कि ये अम्मा जी का ख़ास तरीका है बहू को
तीस तंग करने का। जब वो ब्याह कर आई थीं तो छोटे बेटों के होते हुए भी वो मेरे मियाँ के साथ ही वॉक पर जाती थीं। अब तुम्हारे मियाँ की बारी है। जेठानी ने तो और भी बहुत कुछ बताया था, लेकिन उसने सोचा था सास नंदों की बुराइयां करना तो बहुओं का खास काम है। उसे अपनी चारों भाभियों के कारनामे याद आ गए थे और उसने अपनी जेठानी की किसी बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन बाद में जेठानी की हर बात 100% दुरुस्त साबित हुई थी। जेठानी तो इसकी शादी के फौरन बाद लड़ झगड़ कर अलहदा हो गई थी। लिहाजा सुबह 4 बजे उठती तो फिर नींद कहाँ आती थी। फरहान को 7 बजे जाना होता था। वो 6:30 बजे अम्मा जी को लेकर वापस आते तो वो जल्दी जल्दी इन्हें नाश्ता बना कर देती। वो रुखसत हो जाते तो आधे घंटे बाद देवर उठता। वो अमूमन 8:30 बजे यूनिवर्सिटी जाता था। वो नाश्ता करके चला जाता तो फिर अब्बा जान उठते। वो अमूमन 10 बजे दफ्तर जाया करते थे। अपना बिजनेस था, इसलिए 10 साढ़े 10 से पहले कम ही दफ्तर जाते थे। सबसे मुश्किल काम अम्मा जी और अब्बा जी को नाश्ता करवाना था। वो ऑमलेट बनाती तो अम्मा जी को ख्याल आता कि नहीं, आज तो फ्राई करना था। फ्राई करती तो हुक्म होता आज बॉयल कर लो और पूरियां बना लो। कभी अब्बा जान एतराज़ करते, ये अंडा बॉयल किया है, पत्थर हो गया है, सर तोड़ने के काम आ सकता है, स्लाइस जला दिए हैं। पराठा ऐसे बनता है। हालांकि अम्मा के बकौल जैसे पराठे तो बड़ी आपा और छोटी आपा भी नहीं बना सकती थीं। 11 बजे दोनों नंदे उठतीं। एफए करने के बाद दोनों पढ़ाई छोड़ चुकी थीं। हालांकि रात देर से सोती थीं, इसलिए सुबह भी देर से जागतीं। भाभी प्लीज़ चाय, छोटी कमरे से ही आवाज़ देती। स्ट्रॉन्ग सी हो प्लीज़। और वो भाभी प्लीज़ कहने पर ही मौम हो जाती। इन्हें चाय और नाश्ता पहुंचाकर वो खुद भी नाश्ता करती। नाश्ता क्या करना होता था, बस एक चाय का कप और एक सूखा स्लाइस। छुट्टी के दिन फरहान भी घर पर होता था और तकरीबन सब मिलकर ही नाश्ता करते थे। ऐसे में अगर कभी वो ऑमलेट या फ्राई ले लेती तो अम्मा जी दिन में कोई 50 दफ़ा कहती, दर्जनों अंडे होते हैं और पता ही नहीं चलता, पता नहीं कहाँ ख़त्म हो जाते हैं। और वो अंदर ही अंदर शर्मिंदा हो जाती। मैके में तो सिवाय फ्राई अंडे के उसने नाश्ते में कभी कुछ और चीज़ ली ही नहीं थी। ऑमलेट डबल रोटी के साथ उसे पसंद नहीं था। हाँ, कभी जब अम्मा बल वाले पराठे बनाती तो ऑमलेट और अचार के साथ उसे अम्मा के हाथ के पके पराठे खाना अच्छा लगता था। सो उसने अंडा लेना छोड़ ही दिया था। नाश्ते के बाद वो बर्तन धोती, सफाई करती। सफाई करवाने में थोड़ा बहुत नंदे भी हाथ बटा लेती थीं। अगर इनका मूड होता तो सफाई करवा के या तो अपनी सहेलियों को फ़ोन करने लगती थीं या फिर अपने जहेज़ के लिए कुछ ना कुछ तैयार करने लगतीं। कभी कोई मकरामा बनाने लगतीं, कभी किसी शर्ट पर कढ़ाई। बर्तन धोने वाली माएँ बकुल अम्मा जी की छुट्टियाँ बहुत करती थी, इसलिए उसकी छुट्टी कर दी गई थी। बहू को अच्छी तरह दबाने के लिए यह भी अम्मा जी का एक तरीका है। जेठानी ने एक रोज़ उसे बताया, मेरी शादी के फ़ौरन बाद ही बर्तन धोने वाली माई की छुट्टी कर दी गई थी। ये तो मैंने शोर मचाकर लगवाई थी। अब दरअसल अम्मा जी का तरीका यह था कि शादी के पहले साल बहू को इतना दबाओ, इतना कि वो हमेशा के लिए दब जाए। 1 बजे कहीं अम्मा जी बताती कि दोपहर को खाने पर क्या पकेगा और 3 बजे तक कहीं खाना तैयार होता और 4 बजे दोपहर का खाना खाया जाता। एक दो बार उसने दबे लफ्ज़ों में कहा भी कि अम्मा जी, अगर आप सुबह नाश्ते पर ही बता दिया करें कि दोपहर में क्या पकना है तो मैं नाश्ते के साथ ही हंडिया चढ़ा दिया करूं। लेकिन अम्मा जी ने एक कान से सुनकर दूसरे कान से उड़ा दिया। इन्हें ये कब गवारा था कि बहू को कुछ सहूलत हो जाए। दोपहर का खाना खाते और बर्तन समेटते 5 बज जाते और फिर शाम की चाय और रात का खाना शुरू हो जाता। रात का खाना खाकर कहीं 12 बजे फुर्सत मिलती तो सबको दूध की गिलास देकर जब वो अम्मा जी के कमरे में जाती तो वो पास बिठा लेती। शीरीनी में डूबा लहजा, अरे बैठो रोशीना। और फिर घंटा 1.5 घंटा पास बिठाए न जाने कहाँ कहाँ के किस्से सुनाए जाते। रोशीना की आंखें नींद से बंद हो रही होती और कमर अकड़ी हुई होती। दिल चाह रहा होता कि बिस्तर मिले और ढेर हो जाए, लेकिन वो मारे मुरवत के बैठी रहती कि कहीं अम्मा जी बुरा न मना जाए। खुद तो वो दिन भर सोकर नींद पूरी कर चुकी होती थी और जब रात के 1:30 या 2 बजे इन्हें ख्याल आता, अरे रोशीना जाओ, सो जाओ जाकर। वो झूमती झामती अपने बेडरूम में आती तो या तो फरहान पहले ही सो रहा होता या फिर अगर जागता होता तो उससे कोई बात करना चाहता तो उसका बात करने को जी ही ना चाहता। बड़ी मुश्किल से आंखें खोलकर वह फरहान की बात का जवाब देने की कोशिश करती और फिर आंखें मूंद जाती। सुबह फिर अम्मा जी ने 4 बजे जगा देना होता था। एक अम्मा थी कि अगर कोई भाई 9 बजे के बाद ज़रा देर को गप करने बैठ जाता तो उठा देती, चलो जाओ कमरे में दुल्हन इंतज़ार कर रही होगी। चंद माह में ही उसकी आंखों के नीचे हल्के पड़ गए थे और वज़न तेज़ी से गिरने लगा था। दरअसल ये भी अम्मा जी का एक तरीका वारदात है। जेठानी ने एक दिन कान में फूंका, बहू को देर तक इसलिए पास बिठाए रखती हैं कि मियाँ बीवी में अंडरस्टैंडिंग ना हो, उन्स पैदा ना हो। मैं तो जब 2 बजे कमरे में आती थी और अदनान कोई बात करते थे तो मुंह नोच लेने को जी चाहता था। वाकई उसने सोचा, ऐसे में तो यही जी चाह सकता है। शादी के बाद 6 साल जो यहाँ गुजारे हैं, इन 6 सालों में अदनान को बस इतना ही जान सकी हूँ जितना बर्तन धोने वाली मासी को। बल्कि मासी के मसाइल का मुझे अदनान के मसाइल से ज़्यादा ही इल्म था। अब जाकर मुझे पता चला है कि मेरी भी शादी हुई है और अदनान कैसे आदमी हैं। देवर जी की शादी करवा दो ताकि अम्मा जी को नया टारगेट मिल जाए तीरंदाजी के लिए और तुम्हारी जान छूट जाए।
लेकिन शायद उसकी जान तब भी न छूटे। उसने दिल गिरफ्तगी से सोचा, ऐसा आसान हदफ अम्मा जी को भला कहाँ मिल सकता था। ना उसने मैके जाकर कभी ससुराल की बात की थी, ना उसकी बड़ी आपा, छोटी आपा और अम्मा को ससुराल के खिलाफ वरगलाना आता था। बस अम्मा और आपा इतना ही पूछती, खुश तो हो ना, फरहान तो अच्छा है। जी अम्मा, वो इन्हें बहला देती। लेकिन ज़िंदगी सिर्फ फरहान के साथ ही तो नहीं गुजारना थी। फिर इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो? यूं ही अम्मा। अब वो इन्हें क्या बताती, ये कांटों भरा रास्ता तो उसने खुद ही चुना था। वो जितना खिदमत करती और सबके दिल हाथों में लेने की कोशिश करती, इतना ही उनके दिल हाथों से फिसल जाते थे। रात को इन्हें दूध देकर, दवाएं खिलाकर अपने बेडरूम में आती। कभी इत्तेफाक से घड़ी भर के लिए दोपहर को फुर्सत मिल जाती तो कमर टिकाती ही थी कि अम्मा जी बुलवा लेती। ये ज़रा मशीन पर मेरी कमीज़ ठीक कर दो, ज़रा मेरा वार्डरोब सही कर दो। यानी कपड़े उधेड़ उधेड़ कर सिया करके मकोले पर अमल करवाती और वह माथे पर शिकन लाए बगैर बिला चूं व चरां काम किए जाती। बड़ी दोनों नंदे मैके आती तो उसकी कमबख्ती आ जाती। कोफ्ते बना लो, पुलाव ज़रूर पकाना, रोस्ट भी बना लेना, फलां भी हो फलां भी। और बड़ी नन खाने की टेबल पर यूं आकर बैठती जैसे एहसान कर रही हो। ये कोफ्ते बनाए हैं, इतने सख्त, मेरे हाथ के कोफ्ते खाए हैं ना अम्मा आपने? तुम्हारे हाथ में तो खैर बहुत जायका है। अम्मा जी भी तायद करती जाती और बड़ी नन एक एक चीज़ को नखूद से चखकर परे करती और वो खड़ी खड़ी शर्मिंदा हो जाती। और कभी कभी तो अम्मा जी को भी जलाल आ जाता और वो ऐसी बेइज्जती करती कि रोशीना के आंसू उसके अंदर कतरा कतरा करके गिरते। नंदों के आने पर जल बुन गई है, तभी तो कच्चा पक्का सजा दिया है टेबल पर। नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, वो सफाई भी पेश ना कर सकती कि वो तो मुंह अंधेरे से ही शुरू हो गई थी और हर चीज़ उसने बड़ी लगन और मेहनत से पकाई है। छोटी ब्याही नन तो सुबह शाम फ़ोन करके अम्मा के कान भरती रहती। 3-3 घंटे फ़ोन पर बात होती और अम्मा जी उसके हिदायत के मुताबिक पहले से ज़्यादा सख्त हो जाती। और यही नहीं, छोटी नन तो भरी महफिल में जब जी चाहता, जिस वक्त जी चाहता, कोई बहाना बनाकर इतना डांटती डपटती कि उसे लगता जैसे उसका दिल बंद हो जाएगा। फिर भी वो अपनी सी कोशिश में लगी रहती कि किसी की कोई शिकायत ना हो। सिर्फ इतना ही नहीं था, बल्कि और भी छोटी छोटी बातें थीं जो उसके अंदर से ज़िंदगी की उमंग ख़त्म करती जा रही थी। अम्मा जी सुबह सुबह नाश्ते की मेज़ पर ही अपने लेक्चर्स का आगाज़ कर देती। किचन में इतने गिलास, इतने बर्तन, इतने चम्मच थे, जाने कहाँ गए। किचन में रोशीना के सिवा और कौन जाता था। अब जाहिर है वो ये बर्तन लाहौर स्मगल करने से तो रही, लेकिन फिर भी वो चोर सी बन जाती। अभी कल ही गरम मसाले आए हैं, 2 दिन में ख़त्म कैसे हो गए? दूध इतना लिया जाता है, फिर भी शाम को कोई मेहमान आ जाए तो दूध न दारद। वो इनडायरेक्ट उसको सुनाती। अब जाहिर है दिन में 6 दफ़ा चाय बनवा कर पियेंगी, रात को पूरा ख़ानदान भर भर गिलास दूध के चढ़ाएगा तो दूध कहाँ से आएगा? खुद तो रोशीना जब से ब्याह कर इस घर में आई थी, उसने दूध चखा तक नहीं था। अरे बहू, ये आलू कल ही तो आए थे, आज ख़त्म हो गए। वो चुप रहती। जाहिर है वो कोई आलू भून भून कर खा तो नहीं जाती थी। जब 1.5 पाव गोश्त के शोरबे में 1 किलो आलू डाले जाएंगे तो वो ख़त्म तो होंगे ही। यह हर रोज़ का तमाशा था जिसे वो बड़े तहम्मुल से बर्दाश्त कर रही थी। वो अक्सर किचन में आकर बर्तन गिनती, मिर्च मसाले के डब्बों को खोल खोल कर देखती जैसे वो मसाले फांक गई हो। शुक्र है उसका मैका लाहौर में था, वरना उनसे बैद न था कि वो कह देती कि वो मिर्च मसाले और चीनी वगैरह मैके भेज रही है। अब जाहिर है वो ये सामान पार्सल तो कर नहीं सकती थी, फिर भी इज़हार ख्याल इस तरह किया जाता और बात करते हुए आंख टेढ़ी करके उसे यूं देखा जाता जैसे उसने पोटली बनाकर किसी जिन के हाथों ये चीज़ें अपने मैके भिजवा दी हों। छोटी नन हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाती और इरशाद होता, उफ किचन कितना गंदा हो रहा है, रोशनी कभी इसकी सफाई भी सही तरह से कर लिया करो। तौबा है, इस घर से बरकत ही उठ गई है। हमारे ज़माने में तो फ्रिज भरा रहता था, अब जो सालन पकता है वो एक टाइम पूरा भी नहीं होता। उसका जी तो चाहता कि वो कहे कि 15 बंदों के लिए तुम्हारी अम्मा जो छटांग भर गोश्त पकाने के लिए देती हैं, वो इतना ही होता है कि उसमें निवाला दिखाकर खा लिया जाए। लेकिन वो चुप ही रहती कि उसे उनके दिल जीतने थे। छोटी नान को तो इसकी हर बात पर एतराज़ था। एक दिन किस्मत की मारी वो बरी का एक आम सा सूट पहनकर सो गई तो उसकी शामत ही आ गई। सुबह सवेरे नान साहिबा तशरीफ़ लाई। उस रोज़ एक तो छुट्टी थी, दूसरा अम्मा जी की तबीयत कुछ नासाज थी, इसलिए वो वॉक के लिए नहीं गई थी। चुनाचा वो बिस्तर में ही थी। अम्मा, ये सूट पहनकर सो रही थी रोशीना, ज़रा भी एहसास नहीं है? हमने तो अभी तक जहेज़ बरी के कपड़ों को संभाल कर रखा हुआ है। 10 साल हो गए हमारी शादी को, सलीका सुखड़ापा तो ज़रा भी नहीं है। अम्मा जी ने भी बेटी का साथ दिया। अरे इनको क्या पता कितनी मुश्किलों से पैसा कमाया जाता है, इन्हें तो बस लौटाना आता है। वो कान दबाए किचन में चली गई। उसकी खामोशी ने इन्हें और भी शेर कर दिया था। छोटी और बड़ी नन की रहनुमाई में अम्मा जी और नंदों से उसका नातका बंद कर रखा था। अम्मा जी का ऑर्डर था कि किचन का फर्श साबुन से रगड़ रगड़ कर धोया जाए, सिर्फ इस्तेमाल मत करो, मुफ्त की कमाई नहीं है। और इसके मैके में माई एक्सप्रेस और विम के डब्बे ख़त्म करती थी और अम्मा कुछ भी न कहती।
कपड़े हाथों से धोए जाएं। वॉशिंग मशीन में उनकी उम्र कम हो जाती है, चमक खत्म हो जाती है। जिसने मैके में कभी रुमाल तक न धोया था, अब कपड़े और बर्तन धोते धोते उसके हाथ घिस गए थे। इस पर भी अक्सर ससुर साहब कपड़े इसके मुंह पर दे मारते। ये कपड़े धोए हैं, कॉलर देखे हैं कितने मैले हो रहे हैं, लेकिन कॉलर्स पर ब्रश मारने की इजाजत न थी। एक दिन सबसे छोटी नन ने उसे कपड़े धोते हुए देखा और जाकर अम्मा से लगाई। भाभी अब्बा जी की कमीज के कॉलर को ब्रश से साफ कर रही हैं और अम्मा जी हांफती कांपती उसके सर पर पहुंच गईं। और फिर अल्लाह अमान कपड़ों के साथ साथ उसके आंसू भी बहते रहे। मसाले और कीमा वगैरह पीसने के लिए ग्राइंडर और चॉपर इस्तेमाल करना मना था। एक रोज चुपके से वो अपने जहेज का चॉपर निकाल लाई। हस्बे मामूल छोटी ने शिकायत लगा दी, जो इस वक्त किचन में जूस लेने आई थी, और अम्मा जी उसके सर पर मौजूद। ए बहू, मशीनें हमारे घर में भी हैं, अल्लाह का दिया बहुत है, लेकिन कीमा जल जाता है। हम तो हाथ से ही कूटते हैं, नहीं कूटा जाता तो मुझे दे दो। वो खामोशी से चॉपर धोकर रखाई और कीमा सिल पर कूटने लगी। इसी तरह गरम मसाला बनाने के लिए उसने अपना ग्राइंडर निकाल लिया तो अम्मा जी मारे गुस्से के खुद पीसने बैठ गईं। फरहान ने शाकी नज़रों से उसे देखा। रोशीना अम्मा के कंधों में दर्द रहता है और वह नादिम हो गई। चटनी भी हाथों से पीसी जाती, बल्कि सर्दियों में बिला नागा रात को अम्मा जी और अब्बा जी के लिए खशखाश बनती और इसे सिल पर पीसना पड़ता। जेठानी कभी कभी आती तो उसे समझाती, इतना मत झुको बीवी, के तुम्हें पीस कर खा जाएं। हमें तो अम्मा जी कहती रहती थी, लेकिन हम कपड़े वॉशिंग मशीन में ही धोते, खशखाश मिक्सर में बनाते। मगर उसे तो अच्छी बहू बनने का खौफ था, सो वो अम्मा जी के हर हुक्म पर सर झुका देती। लेकिन इस सच्ची बहू का घर में नौकरानियों से भी बदतर दर्जा था। शादीशुदा नंदे घर में होती हैं, कोई मेहमान आए होते तो उसे टेबल पर साथ बैठने की इजाज़त ना थी। वो मुलाजमों की तरह हाथ बांधे खड़ी रहती और बाद में ज़रा सा शोरबा प्लेट में डालकर खा लिया करती। फल तो बस देखे ही जाते थे। ढेरों फ्रूट आता, लेकिन अम्मा जी के कमरे में ही रहता। वक्त बे वक्त वो और उनकी बेटियां छुप कर खा लेती। बेटा यूनिवर्सिटी से आता तो उसे भी घुटने से लगाकर बिठा लेती और फल काट काट कर देती। टेबल पर जो फल काट कर रखा जाता, जाहिर है वो सब खा लेते और रोशीना के लिए कुछ ना बचता। रोशीना मौसम के फलों के लिए तरस गई थी। घर आती तो अब्बा फलों के ढेर लगा देते उसके सामने। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, अम्मा जी के मिजाज में मजीद सख्ती आती जा रही थी। किचन से चम्मच और कीमती बर्तन उनके कमरे में मुंतकिल हो गए थे। मेहमान आते तो इस्तेमाल के लिए चम्मच गिनकर दिए जाते। गरम मसाले और छोटी इलायची वगैरह भी उनके कमरे में मुंतकिल हो चुकी थी और बवक्त ज़रूरत दी जाती। अब ये एक इजाफी काम बढ़ गया था। किचन में काम करते हुए बार बार दौड़कर ऊपर अम्मा जी के कमरे में जाना पड़ता था। अम्मा जी काली मिर्चें दे दें, अम्मा जी छोटी इलायची चाहिए जर्दे में डालने के लिए, अम्मा जी किचन में चीनी नहीं है। उसका वज़न और तेज़ी से कम होने लगा था। अगर तुम्हारा यही हाल रहा तो एक दिन खुदबीन से तुम्हें देखना पड़ेगा। रोशीना बीबी, अपना ख्याल खुद करो। जेठानी जब भी आती उसे समझाना अपना फ़र्ज़ समझती। हमने भी 6 साल टकरें मारी हैं, इन तिलों में तेल नहीं। इन शदीद हालात में हमज़ा की आमद उसके लिए खुशाइंद हरगिज़ नहीं थी। ना कुछ खाने का दिल चाहता, ना पीने को। पानी तक अंदर ना ठहरता। इधर इसने पानी का एक घूंट भरा, इधर उबकाई आ गई। पूरे 9 माह उसका यही हाल रहा और फरहान को इसकी परवाह तक ना थी। उठते बैठते अम्मा जी और ब्याही नंदे सुनाती। ये तो फितरी बात है, पर आजकल की लड़कियों का नखरा। हमारे गांव में तो औरतें खेतों में काम करते हुए बच्चे जन्म देती थीं। एक तो वो कमज़ोर बहुत थी, इस पर अम्मा जी उससे भारी भारी काम लेने लगी। ये सोफ़ा उठवा कर इधर रखो, ड्राइंग रूम की सेटिंग बदल दो, मेरे कमरे से वो स्टील की सैफ उठाकर गुड़िया के कमरे में रख दो। एक रोज़ वह भारी सिलाई मशीन उठाकर ऊपर से नीचे आ रही थी कि जिठानी आ गई। इन्होंने लपक कर मशीन उसके हाथों से ले ली। क्या कर रही हो रोशीना, बेवकूफ़, तुम्हें किसी ने नहीं बताया कि इस हालत में भारी चीज़ें नहीं उठाते? वो अम्मा जी ने कहा था ये मशीन ऊपर उनके कमरे से उठाकर नीचे स्टोर में रख दूं। माय गुडनेस, जिठानी ने सर थाम लिया। रोशीना, एक बात सुन लो, अम्मा जी नहीं चाहती कि तुम्हारा बच्चा हो। वह हैरत से दंग हो गई। भला क्यों? उसने तो सुन रखा था कि सास को पोते पोतियां खिलाने की बड़ी ख्वाहिश होती है। दरअसल वो फरहान को हर कीमत पर तुमसे दूर रखना चाहती हैं। वो उनका सबसे लाडला बेटा है ना। इन्हें डर है कि कहीं बच्चे की वजह से वो तुम्हारी तरफ मुल्तफित ना हो जाए। वो पहले ही कब उसकी तरफ मुल्तफित था। कभी सुकून से बैठने का वक्त ही नहीं मिलता था। रात के 3-4 घंटे जब वह साथ होते तो वह इतनी थकी हुई होती थी कि सोते जागते में उसकी बातों का जवाब देती थी। और आजकल तो वो खुद भी बेहद थका हुआ होता था। अस्पताल से घर आकर वो अम्मा जी की ख्वाहिश पर अपने क्लिनिक में बैठने लगा था और 10 बजे कहीं फारिग होकर घर आता था। फिर 2 घंटे अम्मा जी उसे पास बिठाए रखती थीं। ये क्लिनिक भी अम्मा जी ने इसीलिए खुलवाया है, जेठानी ने सरगोशी की। इसकी जुर्रत नहीं थी कि वो अम्मा और बहनों की मौजूदगी में रोशीना को देख सके। वो बीमार हो तो उसकी मिजाज पुरसी कर सके। एक बार गलती से उसने पूछ लिया था, रोशनी तुम्हारी तबीयत कैसी है अब? और अम्मा जी ने उसके वो लत्ते लिए थे कि फिर कभी उसकी जुर्रत ना हुई। बेहयाई की हद है फरहान। अम्मा जी डांट डपट कर उसे शर्मिंदा करके चली गई थी।
दरअसल रात भर रोशनी बुखार में भनकती रही थी और शौहर न सही एक डॉक्टर की हैसियत से भी वो पूछ सकता था कि उसका टेम्परेचर कुछ कम हुआ है या नहीं। लेकिन अम्मा जी के अपने असूल थे, अपना ख्याल खुद रखना। रोशीना जेठानी उसे हिदायत कर गई थीं। एक तो वो कम उम्र थी, दूसरा उसे अम्मा जी की चालाकियाँ समझ में ना आती थीं और जेठानी को उससे हमदर्दी थी। वो खुद 4 बेटियों की माँ थी। जाते जाते उन्होंने फरहान के भी कान खींचे। खुद डॉक्टर हो, बीवी की हालत से बेखबर। बच्चा तो खैर रहे ना रहे, बीवी से भी हाथ धोगे। और जब फरहान उसे चेकअप के लिए लेडी डॉक्टर के पास लेकर गया तो अम्मा जी ने फ़ौरन फ़ोन पर बेटियों को इतला दी। और जब वो वापस आया तो दोनों बेटियां कील कांटे से लैस उनके इस्तकबाल के लिए मौजूद थीं। दोनों ही फरहान से उलझ पड़ी और अम्मा जी को शय मिली। ये क्या तरीका है भाई डॉक्टरों के पास भागना? ऐसे चौंसले हमने कभी नहीं किए। 7 बच्चे पैदा किए और अम्मा जी वो बहुत कमज़ोर है। और फरहान ने दबे दबे लहजे में कहा, आय हाय कमज़ोर है तो खुद दवा दे देते, खुद भी तो डॉक्टर हो। दोनों बहनों और अम्मा की अलगार से घबराकर फरहान तो अपने कमरे में चला गया और वो वहीं खड़ी थर थर कांपती रही। लगता था जैसे अभी ढह जाएगी। इसने तो घर में अम्मा को इफ़ी भाभी और बड़ी भाभी के आगे पीछे ही फिरते देखा था। कभी दूध का गिलास भरकर ले जा रही हैं और कभी ज़बरदस्ती जूस पिला रही हैं। बच्चे पर असर पड़ेगा, कमज़ोर होगा। छोटी भाभी और महापारा भाभी के बच्चे हुए तो 2-2 महीने पहले उनके पास जाकर खिदमत की। कभी खुद, कभी छोटी आपा या बड़ी आपा को भेजा। और यहाँ तो आखिरी दिन भी इन्होंने उसे हुक्म दिया कि किचन के काम से फारिग होकर उनका कमरा साफ़ कर दे। कालीन बाहर निकाल कर झाड़े, ऊपर अलमारियों में सजे डेकोरेशन पीसेस निकाल कर साफ़ करे। और जब कारपेट झड़वा कर उसकी नंद साहिबा अपने बाजू दबाती अपने कमरे में चली गई और वह स्टूल पर चढ़कर शोकेस साफ़ कर रही थी कि उसकी हालत खैर हो गई। अम्मा जी को सुबह से ही मालूम था कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो घर से गायब हो गई थी। इसकी आंखें बंद हुई जा रही थीं और खून जैसे किसी ने जिस्म से निचोड़ लिया था। वो कालीन पर लेटी गहरे गहरे सांस ले रही थी कि हमसाई की आमद उसकी ज़िंदगी बचने का सबब बन गई। उसने फ़ौरन घर से अपने मियाँ को बुलाया और गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल ले गई और वहाँ से ही फरहान को फ़ोन कर दिया। उसकी दोनों नंदों को इत्तला दे दी। फरहान तो फ़ौरन पहुँच गया था, लेकिन उसकी दोनों नंदें और सास साहिबा रात 8 बजे के बाद आईं, जबकि हमज़ा को आए 6 घंटे गुजर गए थे। और फरहान ने फ़ोन करके माँ को बेटे की पैदाइश की इत्तला भी दे दी थी, लेकिन ना घर से कोई चाय या दूध लेकर आया, ना किसी ने खबर ली। रात 8 बजे तक वो भूखी प्यासी रही। बार बार उसकी आंखें बंद हो जाती। नर्सें कहती इसे गरम गरम दूध पिलाओ, इसका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है। और फरहान की समझ में ना आता कि वो क्या करे। वो तो खुदा भला करे उसकी जेठानी का कि रात 9 बजे वो आई तो दूध में बादाम डालकर ले आई। अम्मा जी और नंदे घंटा भर बैठकर और गप लगाकर चली गई थीं। वो आपस में ही बातें करती रही थीं। मूड इंतहाई ख़राब थे, बच्चे को देखा तक नहीं। तब उनके जाने के बाद पहली बार फरहान का हाथ थामकर इल्तिजा की, प्लीज़ मेरी अम्मा को बुलवा दे, मैं नहीं बचूंगी। और मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरे बच्चे को अम्मा को दे देना, वो सीने से लगाकर पाल लेंगी, यहाँ तो इसका गला ही घोंट देंगे। 2 साल में पहली बार हर्फ़ शिकायत ज़ुबान पर आया था। फरहान खामोशी से फ़ोन करने चला गया और पहली फ़्लाइट से ही अम्मा आ गईं। वो 3 दिन हॉस्पिटल में रही, लेकिन घर में से फिर कोई हॉस्पिटल नहीं आया। खफगी की वजह यह थी कि वो हमसाई के साथ हॉस्पिटल क्यों आई, अम्मा जी की वापसी का इंतज़ार क्यों नहीं किया। उसका जवाब तो किसी ने सुना ही नहीं था कि उसे होश कब रहा था। हालांकि दोनों छोटी नंदें इस हकीकत से अच्छी तरह बाखबर थीं कि किन हालात में हमसाई उसे हॉस्पिटल लेकर आई थी। अम्मा जी ने ना बच्चे को गोद में लिया, ना उसके कमरे में आई। जितने दिन अम्मा रहीं, फरहान भी कमरे में नहीं आया। क्या इनका दिल भी नहीं चाहता अपने बच्चे को देखने को? वो अम्मा से छुप छुप कर आंसू बहाती। अम्मा की नज़रें सब देख रही थीं। वो मिन्नतें करके उसे साथ ही ले आईं। अभी बहुत कमज़ोर है, महीने 2 महीने बाद भेज दूंगी। और ये सबक जेठानी ने अम्मा को पढ़ाया था, खाला रोशीना को साथ ही ले जाएं, वरना आपके जाते ही उसे काम से लगा देंगी। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था। मेरी अम्मा 10 दिन बाद चली गई थी तो अम्मा जी ने उसी दिन हुक्म दिया था कि उठकर काम करो। घर में आपा और अम्मा ने उसे हिलने भी नहीं दिया। हमजा को भी आपा ही संभालती, रात भी अपने पास सुलाती, सिर्फ फीड करने के लिए उसके पास लाती। उसके पास फरागत ही फरागत थी। 2 सालों बाद पहली बार वो इतने दिन मैके रहने के लिए आई थी, वरना जब भी मैके आने का नाम लेती दोनों नंदें हंगामा कर देती। इतने दिन मैके रहने की भला क्या तुक है, हम भी तो हैं, कभी यूं तुम्हारी तरह 2-2 हफ्ते मैके जाकर नहीं रहे। अब वो उन्हें कैसे समझाती कि तुम लोग तो दिल चाहे तो सुबह और शाम आकर मिल जाती हो, मैं तो 6 माह बाद कहीं मैके जाती हूँ और फिर मुल्तान से लाहौर आकर मैं पैरों पर तो पलट नहीं सकती। और दुख तो उसे इस रोज़ हुआ था जब अच्छे खासे पढ़े लिखे फरहान ने भी यही कहा, मेरी बहनें भी तो हैं कि जब से शादी हुई है कभी यूं हफ्ता हफ्ता भर बैंकें आकर नहीं रहीं, बस सुबह आती हैं शाम चली जाती हैं। उसका जी तो यही चाहा था, कहे कि ठीक है, वो भी हफ्ते में 5 दिन सुबह जाकर शाम को पलट आया करेगी, फिर हफ्ता हफ्ता भर वहाँ रहने की ज़रूरत नहीं होगी।
लेकिन हमेशा की तरह वो खामोशी रही थी। उसे तो इन 2 सालों में इतनी फुर्सत ही ना मिली थी कि कभी अपने मुतालिक सोच ही लेती। और अब फरागत थी तो वो बेड पर लेटे लेटे सारे सूदो ज़िया का हिसाब करने बैठती, तो उसे एहसास होता कि उसके हिस्से में तो सिर्फ ज़िया ही ज़िया था। ज़िंदगी ने उसके साथ अजीब मजाक किया था। फरहान संजीदा मिजाज था, लतीफ़ जज्बे तो जैसे उसे छू कर भी नहीं गए थे। वो तो जैसे कोई रिमोट कंट्रोल से चलने वाली मशीन थी, जिसका कंट्रोल अम्मा जी के हाथ में था। और अम्मा जी दोनों बेटियों के इशारे पर बटन पुश किए जाती थीं। एक वो था असद हमदानी, मोहब्बतों से गुंधा, कदम कदम पर मोहब्बतें लुटाने को बेताब। और एक फरहान अहमद था, बेडरूम की तन्हाई में भी इसे मोहब्बतें लुटाती नज़रों से देखते डरता था, जैसे अम्मा की आंखें वहाँ भी इसके निगरान हों। और यह एहसास ज़िया तो उस रोज़ मज़ीद बढ़ गया था, जब मापारा भाभी घंटे भर के लिए आई थीं और उसे अच्छी तरह जता गई थीं कि वो एक नहायत बुरी बहू है। आंटी कह रही थी कि फरहान के तो नसीब ही फूट गए, ना पहनने का सलीका ना बात करने का ढंग। शदीद गर्मियों में हफ्तों सिल्क और हाई सूफी के जोड़े पहने रहती हैं। अब वो उन्हें क्या बताती कि मुल्तान की शदीद गर्मी में उसके पास लॉन का एक जोड़ा तक ना था। अम्मा जी का ख्याल था कि बरी जहेज के कपड़े क्या बक्सों में सड़ने के लिए हैं, पहले इन्हें पहनो। बरी के कपड़ों का नाश मार दिया है, घर तबाह हो गया है। चंद दिन के लिए बर्तन वाली माई छुट्टी पर क्या गई, बर्तन काले स्याह हो गए हैं। किचन में घुसने को जी नहीं चाहता। खाना क्या पकाती है, उकाई आती है, यूं ही 2-4 बार हिलाकर कच्चा बू वाला रख देती है। खाना पकाना तो उसका हुनर था। चाइनीज़, इटालियन के अलावा हिंदुस्तानी, पाकिस्तानी खानों में माहिर थी। मापारा भाभी बोले जा रही थीं और वह हैरत ज़दा सी बैठी थी। हमारे मियाँ तो बड़ी तारीफ़ करते थे अपनी बहनों की। हम भी कहते थे असल गुण तो ससुराल में जाकर खुलेंगे। और ससुराल वालों को तो 2 साल में तिगनी का नाच नचा कर रख दिया हमारी नन ने। एक हम भी तो हैं, कभी सास के सामने ऊंचा नहीं बोले कभी। मापारा भाभी की आदत भी अपने ख़ानदान वालों की तरह अपनी तारीफ़ खुद करने की थी। मुंह पर ऐसा झूठ बोलते उसने उनको ही सुना था। अब अम्मा बेचारी भी भला क्या कहती कि बहू तुम रही कितने दिन हो मेरे पास, और जो 2-4 दिन आकर रहती हो तो उसका हाल हम ही जानते हैं। और तुम्हारी नंद भी मिली थी 2-1 बार, बेचारी बड़ी दुखी थी। नंदों बेचारियों से क्या चलापा, उनको तो पराए घर जाना होता है। स्याह व सफ़ेद के मालिक तो भाभियाँ ही होती हैं। एक हम है, हमेशा तुम नंदों का भला ही सोचा, कभी जलन नहीं हुई। हमेशा कोशिश की कि छोटी और बड़ी के लिए कोई ढंग का रिश्ता मिल जाए, मगर क्या करें भाई, लोग तो इस घर का नाम सुनकर ही बुदक जाते हैं। उसकी सास नंदों की तरह भाभी भी कुछ देर अपनी तारीफ़ें गिनवा कर चली गईं, लेकिन वो यूं ही साकित बैठी रही। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया था उसने? क्या सिर्फ इसलिए कि उसकी सास और नंदें उसकी बुराई करती फिरें? शादी के छठे दिन ही अम्मा जी ने उसका पर्स खाली करवा लिया। रनुमाई के पैसे दुल्हन के नहीं होते बीबी, बोझ तो हम पर है। कल को जो लोग देकर गए हैं उनके घरों में हमने ही जाकर बदला उतारना है ना, ना कि तुमने। अब्बा के दिए हुए 10,000 जो इन्होंने गाड़ी में बिठाते वक्त उसके पर्स में रखे थे, वो भी साथ ही वो ले गई थी। लेकिन वो खामोश रही। हमज़ा की पैदाइश पर उसे जो कुछ मिला था वो भी उन्होंने ही रख लिया था। शादी के ठीक 15 दिन बाद ईद थी। रात गए तक वो अपनी जेठानी के साथ किचन में मसरूफ़ रही। हालांकि फरहान सवेरे ही अपने कमरे में चला गया था और उसे भी कहकर गया था कि वो जल्द फारिग होकर आ जाए, लेकिन किचन से निकलते निकलते 12 बज गए और फिर अम्मा जी ने रोक लिया। रोशीना, अपने अब्बा जी के और इमरान के कपड़े इस्त्री कर देना, सुबह पहन कर नमाज़ पढ़ने जाएंगे। और जब कपड़े इस्त्री करके वो कमरे में आए तो फरहान सो चुका था। आहट सुनकर आंख खोल दी। रोशनी, मैंने सोचा था आज जी भर कर बातें करेंगे। 15 दिन हो गए हैं हमारी शादी को, लेकिन अभी तक मैं तुम्हारे मुतालिक कुछ भी नहीं जान सका। तुम्हारी पसंद नापसंद, तुम्हारे शौक। वो खुद भी तो फरहान के मुतालिक कुछ नहीं जानती थी, और शदीद थकावट के बावजूद वो फरहान की खातिर बैठ गई और फरहान उससे पूछने लगा कि उसे कौन सा खेल पसंद है। खुद उसने बताया कि इन्हें क्रिकेट पसंद है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। अम्मा जी गुस्से से लाल पीली खड़ी थी। रोशीना, ये मानी के कपड़े धो दो और सुबह सवेरे उठकर इन्हें इस्त्री कर देना। ये पहन कर उसे नमाज़ पढ़ने जाना है। क्यों, क्या मानी के पास और कपड़े नहीं हैं पहनने के लिए? फरहान जुज़बुज़ हो रहे थे। हाँ हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ कि वो यही कपड़े पहनकर नमाज़ पढ़ने जाएगा। मगर मानी ने तो कपड़े इस्त्री करवा लिए हैं, वो मैंने इस्त्री करके रख दिए हैं, उसने बताया। ठीक है ना, फिर मानी इन्हें ही पहनकर नमाज़ पढ़ लेगा, फरहान ने नागवारी से कहा। लेकिन मैं कह रही हूँ रोशीना, इन कपड़ों को अभी इसी वक्त धो दो। हुक्म अदूली तो इन्हें हरगिज़ पसंद न थी। और फरहान, तुम चुपके बैठे रहो, जोरू के गुलाम। 4 दिन में ही जादू फूंक दिया है उसने। और रात के 1 बजे वो खामोशी से कपड़े उठाकर बाथरूम में चली गई, और जब वापस आई तो फरहान खराटे ले रहा था। और इसकी चारों भाभियों में से कोई यहाँ उसकी जगह होता तो क़यामत ही आ जाती। एक बार अब्बा ने मजाक में कहा था, भाई हमारी बहुओं ने तो आज तक एक रुमाल तक धोकर नहीं दिया। तो बड़ी भाभी और इफ़ी भाभी ने खूब वावेला किया था, जान को आ गई थी। हमको यहाँ कपड़े धोने तो नहीं आए हैं। क्या कुछ नहीं किया था उसने। गुड़िया उसकी शादी के चंद दिनों बाद ही उसका डेक उठाकर अपने कमरे में ले गई थी, और अभी तक उसी के कमरे में था। बेबी और गुड़िया को जो चीज़ पसंद आती वो बेधड़क मांग लेती,
और वह माथे पर एक शिकन लाए बगैर उनके हवाले कर देती। जहेज की चीज़ों को तो हाथ लगाने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। बड़ी भाभी तो बड़े भैया की शादी से पहले लाई हुई चीज़ों पर भी अपना ही हक समझती थी। ये ऊँट की खाल का टेबल लैंप भैया कराची से लाए थे। बड़ी आपा ने बताया तो वो उसे उठाकर अपने कमरे में ले गईं। राजी के पास एक छोटा सा टेप रिकॉर्डर था जो एक बार बड़े भैया ने उसे दिलवाया था। बड़ी भाभी को पता चला तो उस पर कब्जा जमा लिया। राजी ने एहतजाज किया तो भाभी ने चीख चीख कर हस्बे मामूल मोहल्ला इकट्ठा कर लिया। मेरे शौहर की लाई हुई चीज़ है, तुम कौन होते हो इसके मालिक? आपके शौहर मेरे भाई भी होते हैं। राजी उन्हें ना कह सके और खामोश हो गए थे। वो दिल ही दिल में अपना और अपने भाभीियों का मौजुआना करने लगी थी। इसके मेकअप का कीमती सामान होले होले गुड़िया और बेबी की ड्रेसिंग टेबल पर मुंतकिल हो गया था। अम्मा जी ने कह कहकर मेकअप करना महज पैसे का ज़िया है, इसके अंदर से सारा शौक ही ख़त्म कर दिया था। इसके अंदर तो जैसे कोई बूढ़ी रूह समा गई थी। उसे याद था कि एक बार बेख्याली में उसने छोटी भाभी के जहेज के सोफे पर अपना किताबों से भरा बैग रख दिया था और छोटी भाभी ने बैग उठाकर नीचे पटक दिया था। और भैया से जाने क्या क्या जड़ा था कि रात इन्होंने इससे कहा था, रोशीना तुम्हें कुछ तो ख्याल करना चाहिए था, उसके जहेज का नया सोफ़ा था और तुमने ऊपर 2 मन किताबें रख दी और उसके जहेज का कीमती सोफ़ा लाउंज में पड़ा था। कोई 10वीं बार तो जिठानी की छोटी बच्चियों ने उसे गीला किया था। गुड़िया ने एक बार उस पर स्याही की दवात उलट दी थी, लेकिन इसके माथे पर शिकन तक न आई थी। छोटे भैया और राजी का ख्याल था कि जहेज में फर्नीचर के बजाय रुपए रख दिए जाएं। बाद में फ़रहान अपनी पसंद से हस्बे ज़रूरत ख़रीद लें। यूं भी अब मुल्तान से लाहौर फर्नीचर ले जाने का बोझ ख्वामख्वाह क्यों उठाया जाता। लेकिन मापारा भाभी के ज़रिए पैगाम मिला कि क्या दुल्हन बेगम आकर ज़मीन पर सोएंगी। मज़ीद बरआं ये भी पता चला कि फ़रहान के लिए कमरा खाली करवा दिया गया है और उसके कमरे का फर्नीचर नीलाम कर दिया गया है और अब खाली कमरा रोशीना के जहेज के फर्नीचर का मुंतज़िर है। सो शादी के चंद दिन पहले राजी और छोटे भैया मुल्तान जाकर फर्नीचर ख़रीद कर दे आए थे। अम्मा जी को भी जो चीज़ पसंद आती उठाकर ले जाती, फिर भी वो उनकी नज़र में अच्छी बहू ना थी। मापारा भाभी कैसे मुंह पर जूता मारकर चली गई थीं। क्या कुछ नहीं किया था उसने, मगर हाथ क्या आया था, रुसवाई और बदनामी। उसने सोचा था वो शौहर की गमगसार इसकी दोस्त और साथी बनेगी, लेकिन 2 सालों में वो शौहर को अच्छी तरह जान भी ना पाई थी। इसका ख्याल था कि वो नंदों और सास से इतना प्यार करेगी कि वो बहू नहीं बेटी बन जाएगी। और इसने कितनी खिदमत की थी, कितना चाहा था सबको, लेकिन फिर भी बेटी नहीं बन सकी थी। इसकी खिदमत, इसका प्यार, इसकी कुर्बानियाँ, उसका सलीका, इसका हुस्न और ख़ूबसूरती सब बेकार गया था। वह एहसास ज़िया से निढाल होने लगी तो छोटी आपा ने तबसरा किया, जो अभी अभी बड़ी भाभी के यहाँ से होकर आई थीं। जो कमज़ोर बहुएं होती हैं वही कमज़ोर सासें भी होती हैं। अम्मा कमज़ोर बहू थीं तो कमज़ोर सास भी रहीं। बहू थीं तो सास नंदों ने दबाए रखा, हत्ता कि सास को मौका मिलता तो पिटाई भी कर दिया करती थीं और सास बनी तो बहुओं ने दबा लिया। बड़ी भाभी जितनी ज़ोरदार बहू थी इतनी ही ज़ोरदार सास भी हैं। वह क्या शान से बहू को घुटने से लगाए अल्फाज के तीर पर तीर चलाए जा रही थीं और बेचारी बहू पीली हो रही थी। उसे देखकर मुझे तुम्हारा ख्याल आ गया रोशीना। चंद दिन हुए उसकी फूफी का इंतकाल हुआ है। बड़ी भाभी उसे स्वयं से पहले ही उठाकर ले आई हैं। वो बेचारी आंखों में आंसू भरे बैठी थी। इसे ख्याल आया कि शादी के 4 माह बाद जब बड़े भैया का इंतकाल हो गया था तो अम्मा जी उसे भी यूं ही ज़बरदस्ती उठाकर ले गई थीं, सिर्फ 3 दिन बाद ये कहकर कि बड़ी बेटी के मियाँ अमेरिका गए हुए हैं और वो अपने बच्चों समेत चंद दिन के लिए रहने आई है। खाना पकाते और इधर उधर काम करते हुए उसके आंसू चुपके चुपके रुखसारों पर फिसल आते और अम्मा जी देख लेती तो हुक्म होता, हाय मेरे घर में ये आंसुओं की नहूसत ना फैला कि मरने का गम वहाँ मैके ही में जाकर करना। उसके दिल में जैसे अनी सी चुभ गई थी। छोटी आपा हमजा को गोद में लिए हंस रही थीं। रोशीना अपने आप को संभाल ले, कहीं तेरा हशर भी अम्मा ऐसा ना हो। अभी सास का डंडा सर पर है, कल हमजा की बीवी सर चढ़कर बोलेगी। छोटी खाला ने गले लगाकर समझाया, मेरी जान इतनी मीठी ना बनो कि लोग तुम्हें खा जाएं और ना ही इतनी कड़वी के हलक में ही फंस जाओ। अपने हकूक़ की खुद हिफाजत नहीं करोगी तो दूसरों को क्या पड़ी है कि तुम्हारे हकूक़ का ख्याल करें। ज़मीन पर बिछोगी तो लोग रोते हुए गुजर जाएंगे। अपना एहसास खुद नहीं दिलाओगी तो दूसरों को तुम्हारा एहसास नहीं होगा। 104 टेम्परेचर में किचन में घुस जाओगी तो दूसरों को तुम्हारी क्या परवाह। परवाह तो इसकी की जाए जो मुंह सर लपेट कर पड़ जाएगा, चाहे टेम्परेचर 99 ही क्यों ना हो। फरहान फितरतन अच्छा लड़का है, लेकिन जो कुछ उसके कान में डाला जाता है वो उसी पर यकीन करेगा ना। अपने साथ होने वाली जातियों का उसे बताओगी नहीं तो उसे खबर नहीं होगी। इसके माँ बाप बहन भाइयों का ही नहीं, उसका भी तुम पर हक है। वक्त तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, खुद वक्त निकालो। मर्द तो आंखों के अंधे और कानों के कच्चे होते हैं। बेशक वो तुम्हें मसरूफ़ देखता है, जानता है कि उसकी वालदा तुम्हें अपने साथ बिजी रखे हैं, लेकिन फिर भी गिला वो तुम ही से करेगा कि तुम इसका ख्याल नहीं करती। सुना नहीं था मापारा क्या कह गई है? तुम्हारी नन कह रही थी कि तुम शोर का भी ख्याल नहीं रखती।
दूसरों के साथ ज्यादती मत करो जानू, लेकिन अपने साथ भी ज्यादती मत होने दो। खामोशी से जुल्म सहने वाला भी मुजरिम है, एक तरह से कि वो जालिम का हौसला बढ़ाता है। छोटी खाला की एक एक बात उसके दिल में उतरती जा रही थी। अपने साबका और मौजूदा तजुर्बों से इसने यही अखज़ किया था। जो छोटी खाला कह रही थी वो सही है, और वो सोच रही थी कि उसे अब यूं ही करना है। इस तरह असद और उसकी बीवी मिली थी, छोटी खाला ने बताया। खुशो खुरम राज कर रही है उसकी बीवी, जहाँ पाँव रखती है वहाँ वो फूल बिछाता है। जुबान से निकलने से पहले उसकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। दिल को कुछ हुआ और बड़ी देर से रुके हुए आंसू रुखसारों पर फिसलने लगे। और इन आंसुओं में सिर्फ असद हमदानी के खो देने का दुख नहीं था, बल्कि एक जन्नत नज़ीर घर की बेमिसल बहू न बन सकने का दुख भी शामिल था। ये नावल आप सबको कैसा लगा, कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर दें। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।